हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप अपने एग्जाम जो CUPT 2026 के सेशन के चल रहे हैं वो अच्छा कर रहे होंगे। अगला एग्जाम बॉटनी का है और उसके लिए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CUT PG 2025 के कुछ क्वेश्चन जो पास्ट ईयर में बॉटनी में पूछे गए थे। याद रखिएगा, हम बार बार ये बात पे एम्फेसाइज कर रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन इन बैक्टीरिया वाज डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिक ग्रिफिथ, लीडरबर्ग एंड टेटम, एवरी और मैकार्टी। देखिए, जो ट्रांसफॉर्मेशन है इट इज द जेनेटिक ऑल्टरेशन ऑफ अ सेल जो रिजल्ट होता है डायरेक्ट अपटेक एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ एक्सोजीनियस जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। सिंपल वर्ड्स में ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर क्या होता है कि किसी भी सेल के अंदर अगर उसकी सराउंडिंग से डीएनए एंट्री कर जाता है तो वो सेल ट्रांसफॉर्म मानी जाती है। और इसकी सबसे पहले खोज 1928 के आसपास फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने की थी, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। He conducted experiment with two strains of Streptococcus pneumoniae. जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है ये निमोनिया करता है जैसा कि हम जानते हैं, और इसके दो स्ट्रेन होते हैं, एक वायरुलेंट स्ट्रेन और एक नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन। जो वायरुलेंट स्ट्रेन है उसका कैप्सूल बड़ा स्मूथ होता है, जबकि जो नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन होता है उसका कैप्सूल जो है, उसकी आउटर कवरिंग जो है वो रफ होती है, तो इसलिए उसके नाम पड़ गए एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन। ये देखा ग्रिफिथ ने कि जब भी वो एक हीट किल्ड एस स्ट्रेन लेता है, यानी कि स्ट्रेन वो वाला जो कि निमोनिया कर सकता था, उसको उसने हीट किल कर दिया। हम जानते हैं कि बैक्टीरिया हीट ज्यादा पे अगर एक्सपोज कर दें तो वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो अगर उसने हीट किल्ड एक एस स्ट्रेन लिया और उसको मिक्स किया कौन से वाले से, एक लाइव कौन सा, आर स्ट्रेन। अब आर स्ट्रेन के साथ खासियत क्या थी कि आर स्ट्रेन जो था वो निमोनिया नहीं कर सकता था, निमोनिया नहीं कर पाता था। क्यों? क्योंकि उसकी स्किन जो थी वो रफ थी। और अगर वो निमोनिया कर ही नहीं सकता सपोजिटली, तो इसका मतलब क्या है कि ना तो एस स्ट्रेन जो कि निमोनिया नहीं कर पा रहा, और ना ही आपका आर स्ट्रेन जो कि लाइव तो है पर वो भी निमोनिया नहीं कर पा रहा। तो दोनों ही निमोनिया नहीं करेंगे। और जब उसने एक्सपेक्ट किया था कि चूहे के अंदर निमोनिया से डेथ नहीं होनी चाहिए, तब सरप्राइजिंगली चूहे की डेथ हुई। ग्रिफिथ ने इसको ऐसे हाइपोथेसाइज किया कि कुछ तो है हीट किल्ड एस स्ट्रेन में जिसने आर लाइव स्ट्रेन को क्या करा है, मॉडिफाई किया है। somehow something has been transferred from heat killed S strain to the R live strain, और इसी को उसने नाम दिया था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ये पहली बार था कि कोई बात कर रहा था ट्रांसफॉर्मेशंस की। बाद में एवरी, मैकार्टी एंड मैकलॉड ने 1944 में बताया हमें कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल होते क्या हैं। बेसिकली इट वाज द डीएनए। तो डीएनए वाज सपोज्ड टू बी द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। लीडरबर्ग और टेटम ने कॉन्जुगेशन की खोज की थी, राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, दैट इज फ्रेडरिक ग्रिफिथ। In angiosperm, which process involve the fusion of male gamete with the egg cell? Is it double fertilization, syngamy, fragmentation or pollination? देखिए, एंजियोस्पर्म में जो सिंगेमी होता है वो रेफर करता है कि फ्यूजन ऑफ द मेल गैमेट विद द फीमेल गैमेट, दैट इज एक्स सेल। यहाँ पे डेफिनेटली हमने एनिमल का डायग्राम दिखाया है, बट मोर और लेस कंसेप्चुअली सेम केस होता है। फर्टिलाइजेशन को एंजियोस्पर्म में, प्लांट किंगडम में सिंगेमी भी बोला जाता है, जिसमें जो मेल गैमेट होगा वो पॉलन ट्यूब के थ्रू जो एग सेल है जो एम्ब्रियोसैक में रहता है उसके साथ जाके फ्यूज करेगा। अब यहाँ पे एंजियोस्पर्म में एक यूनिक फीचर होता है जिसको हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ये जो डबल फर्टिलाइजेशन है इसका मतलब दो प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन होगा, यानी कि जो पॉलन ट्यूब होती है उसमें दो मेल न्यूक्लियाई होते हैं, उसमें से एक मेल न्यूक्लियाई तो एक्ट करेगा किसके साथ, किसके साथ फ्यूज करेगा, एग के साथ, दैट इज सिंगेमी। और एक जो दूसरा आपका न्यूक्लियाई है मेल, वो जाके एक्ट करेगा किससे, पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई 2n होते हैं। तो जो अल्टीमेटली फ्यूजन के बाद जो रिजल्टेंट स्पीशीज बनेगी वो 3n एंडोस्पर्म बनेगी, जबकि फर्टिलाइजेशन या सिंगेमी के दौरान एक n एग और n ही आपका मेल न्यूक्लियाई वो फ्यूज करके क्या बनाएंगे, 2n जाइगोट। तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि देयर आर टू प्रोसेस व्हिच हैपेंस, टू टाइम्स फर्टिलाइजेशन होता है एंजियोस्पर्म में, डबल फर्टिलाइजेशन जिसमें एक बार आपका
जो मेल न्यूक्लियाई एग के साथ फ्यूज करता है उसको सिनगैमी बोलते हैं। तो डबल फर्टिलाइजेशन एक अम्ब्रेला टर्म है जिसका पार्ट है सिनगैमी। जहां तक फ्रेगमेंटेशन की बात है, वो एक तरह का क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है, जो कि गैमेट फ्यूजन से रिलेशन उसका है ही नहीं। इसमें बॉडी का एक पार्ट टूट के गिर जाता है और उसी को हम फ्रेगमेंटेशन करते हैं। पॉलिनेशन जो है वो एक मेथड है ट्रांसफर करने का पॉलन ग्रेन्स को स्टिग्मा, जो जिसमें भी अगेन गैमेट फ्यूज नहीं होंगे। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सिनगैमी। डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर भी सिनगैमी होगा ही होगा, राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी। Which of the following is used to stain endospores? Safranin, malachite green, crystal violet और brilliant green। देखिए जो एंडोस्पोर्स होते हैं दे आर हाईली रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर जो कि फॉर्म करते हैं कुछ बैक्टीरिया, स्पेशली बैसिलस और क्लॉस्ट्रिडियम, ठीक है। इनको अगर हमें देखना है माइक्रोस्कोप में तो उसके लिए एक स्ट्रेन होता है जिसको बोलते हैं शेफर फल्टन स्टेन, जो कि जनरली यूज किया जाता है। और इसके अंदर जो है मेलाकाइट ग्रीन जो होता है वो एक इंपॉर्टेंट स्टेन है प्राइमरी स्टेन के तौर पे। तो सबसे पहले हम किससे स्टेन करेंगे इन एंडोस्पोर्स को, आपके प्राइमरी स्टेन से। और ये स्टेन जो है मेलाकाइट ग्रीन ये पेनिट्रेट करता है और स्टेन करता है टफ स्पोर कोट को, ठीक है जी। नाउ एक बार अगर ये स्टेन हो गया तो उसके बाद आप इसको डीकलराइज करके उसको काउंटर स्टेन देंगे, कौन सा, सेफ्रानिन। सेफ्रानिन हर उस चीज को स्टेन करेगा जिसको कि मेलाकाइट ने नहीं स्टेन किया। और जब आपकी काउंटर स्टेनिंग हो जाएगी तो आप देखते हैं कि जो वेजिटेटिव सेल्स हैं वो तो रेड अपीयर होंगे, क्यों, बिकॉज ऑफ आपके सेफ्रानिन। और जबकि एंडोस्पोर्स है वो ग्रीन ही रहेंगे बिकॉज ऑफ मेलाकाइट ग्रीन स्टेनिंग, राइट। तो इस तरीके से आपका सेफ्रानिन जो है वो एक तरह का क्या होगा, काउंटर स्टेन होगा। क्रिस्टल वॉयलेट वो एक जर्नल बैक्टीरियल स्टेन है, एंडोस्पोर के लिए आपका स्पेसिफिक नहीं है। और जो ब्रिलियंट ग्रीन है ये यूज किया जाता है कुछ सेलेक्टिव मीडिया में, पर एंडोस्पोर के लिए यूज नहीं किया जाता। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, दैट इज मेलाकाइट ग्रीन। मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 आइटम। ओके, जल्दी करते हैं। आप देखिए लिस्ट में 1 में क्या दे रखा है, कुछ फैमिली या उनके करेक्टर्स, और उसको मैच करना है किस स्पीशीज या एग्जांपल से वो रिलेटेड है, ठीक है। तो हम अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो पहला जो है वो दे रखा है मारिटेशियसी। ये जो मारिटेशियसी है वो एक तरह से मार्टाइल फैमिली की बात हो रही है। और इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है गुआवा, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, साइडियम। तो बड़ा सिंपल हो गया ये तो, कि मारिटेशी का ए का क्या हो जाएगा, साइडियम, ए का 1, यानी क्वेश्चन जो आंसर है वो डी तो नहीं होगा, ए बी सी में से कोई एक आंसर होगा, राइट। नाउ आते हैं हाइपेंथोडियम। हाइपोथेंडियम जो है एक तरह का इन्फ्लोरोसेंस है, राइट। और इसके अंदर जो रिसेप्टेकल्स होता है वो एक फ्लास्क शेप का स्ट्रक्चर बनाता है और इसमें एक छोटी सी टर्मिनल ओपनिंग होती है, ठीक है। और जो फ्लावर है वो उसके अंदर इनर वॉल ऑफ द कैविटी वो एकदम से पैदा होता है, ठीक है। और ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है, ये है फाइकस का, जो फिग ट्रीज होते हैं ना उनका। तो बी का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3, दैट इज फिग। जो कैरियोफाइलेसी है ये कार्नेशन या पिंक फैमिली का कैरेक्टर है, यानी कि आपका जो कैरियोफाइलेसी है वो कार्नेशन प्लांट्स जो होते हैं उनके साथ जाएगा। और एस्ट्रेसी ये तो सबको मालूम है कि सनफ्लावर या कंपोजिटिव फैमिली का है, जो कि एक लार्जेस्ट फैमिली है किसकी, फ्लावरिंग प्लांट्स की। और इसके अंदर जो इनुला जीनस है वो इस फैमिली का पार्ट है एस्ट्रेसी का। तो यानी कि एस्ट्रेसी का एग्जांपल क्या हो जाएगा, फोर्थ, डी का फोर्थ। तो डी का फोर्थ किसमें है, फर्स्ट और सेकंड में, ठीक है। और जो सी है उसका आंसर क्या था, हमने क्या बताया था आपको, आपका कार्नेशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए का 1, बी का 3, ठीक है, सी का 2 और डी का 4, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Which of the following bacteria belongs to coliform group? E. coli, Streptococcus faecalis, Clostridium perfringens या Bacillus? देखिए कॉलीफॉर्म की अगर ओरिजिनल डेफिनेशन की बात की जाए तो ये रॉड शेप ग्राम नेगेटिव नॉन स्पोर फॉर्मिंग फैकल्टेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया, कितना सारा एक साथ बोल दिया ना, एक बार आराम से बोलते हैं। रॉड शेप, ग्राम नेगेटिव, स्पोर्स बनाते नहीं है, और ये फैकल्टेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया है जो कि फर्मेंट करते हैं लैक्टोज को, और क्या बनाते हैं, एसिड और गैसेस, नॉर्मल टेम्परेचर पे 35 से 37 पे। अगर इस डेफिनेशन के वाइज जाएंगे तो केवल इकोलाई ही एक कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया है। तो यानी कि क्लासिफिकल डेफिनेशन के हिसाब से
आपका केवल और केवल ई कोलाई ही एक कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया है? वो तो है नहीं आंसर्स में। तो हमें एक ब्रॉडर कंटेक्स्ट लेना पड़ेगा, यानी वो बैक्टीरिया जो ओल्डर टाइम में फीकल इंडिकेटर्स होते थे, यानी वाटर पॉल्यूशन में जो वाटर बॉडीज हैं उनके अंदर फीकल अमाउंट ज्यादा होने का जो इंडिकेटर होते थे, उनको हम कॉलीफॉर्म भी बोल सकते हैं। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो ई कोलाई जो है वो एक आपका क्या है, वो आपका एक क्लासिकल कॉलीफॉर्म है, डेफिनेशन वाइज भी और आपके फीकल इंडिकेटर के तौर पे भी। जो आपका स्ट्रेप्टोकोकस फेकालिस है, जैसे कि नाम में भी है, ये भी एक तरह का फीकल इंडिकेटर है। और आपका क्लोस्ट्रीडियम, ये इंडिकेट करता है पास्ट और रिमोट फीकल कंटेमिनेशन। क्यों? क्योंकि लॉन्गिटिविटी की वजह से। तो ये भी एक तरह का फीकल इंडिकेटर है, जबकि बैसिलस जो है वो एक फीकल इंडिकेटर नहीं है। चाहे आप ओरिजिनल की तरह से देखें, चाहे आप एक ब्रॉडर कंटेक्स्ट में देखें। अगर ब्रॉडर कंटेक्स्ट में देखते हैं तो ई कोलाई, स्ट्रेप्टोकोकस और क्लोस्ट्रीडियम, ये तीनों आपके क्या हो सकते हैं, ये आपके फीकल इंडिकेटर हो सकते हैं। यानी कि ये बताएंगे कि आपके वाटर बॉडीज में जो आपका फीकस मटेरियल है वो डिस्चार्ज हो रहा है या नहीं। क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, नो डाउट, बट अगर आप ध्यान से देखें तो बैसिलस जो है वो एक तरह का एरोबिक बैक्टीरिया है, ठीक है, स्पोर फॉर्म करता है और सॉइल बैक्टीरिया है। कॉलीफॉर्म इंडिकेटर या फीकल इंडिकेटर बैक्टीरिया नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए बी एंड सी, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ म्यूजिनिक एसिड्स, rice plants are transformed with agrobacterium with a fragment of barley genomic DNA, जिसके अंदर हमने दो जीन्स डाली हैं, कौन कौन सी, नेट जीन्स, नेट ए एंड नेट बी। तो ये कौन से एंजाइम को एनकोड करेंगी, एस एडिनोसाइल मिथियोनिन सिंथेटेस, या निकोटानामाइन अमाइनो ट्रांसफर, या निकोटानामाइन सिंथेस, या फिर डीऑक्सी म्यूजिनिक एसिड सिंथेस। अगर इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है तो आपको यह समझना होगा कि ये हम कौन से पाथवे की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं म्यूजिनिक एसिड, जो एक तरह का फाइटोसाइडोफोर है, और इसके अंदर कौन कौन से एंजाइम्स काम में आते हैं। आप अगर ध्यान से देखें इसमें होगा निकोटामाइन सिंथेस, Na सिंथेस, ठीक है जी। इसके अलावा इसमें होगा निकोटानामाइन अमाइनो ट्रांसफरेज, और इसके अंदर एक होगा DMAS, जिसको हम बोलते हैं डीऑक्सी म्यूजिनिक एसिड सिंथेस। तो यानी कि अगर आप इस क्वेश्चन में नेट जीन्स ले भी रहे हैं तो वो इन्हीं तीनों में से कोई एक होगी, एस एडिनोसाइल तो नहीं है अभी, राइट। अब इसमें आपसे पूछा है नेट ए और नेट बी जीन्स किस एंजाइम को कोड करती है। तो यहां पे जो नेट वर्ड है ना, ये नेट वर्ड ये रिप्रेजेंट करता है निकोटिनामाइन अमाइनो ट्रांसफरेज को। इसको आप बोल सकते हैं निकोटिनामाइन अमाइनो ट्रांसफरेज। तो ऑब्वियसली जो नेट ए है और नेट बी है वो कौन सी सब यूनिट को कोड करेगा, निकोटिनामाइन अमाइनो ट्रांसफरेज एंजाइम की जीन्स को। तो ऑप्शन बी जो है इस केस में सही आंसर होगा, ठीक है। गटेशन अकर्स व्हेन ट्रांसपिरेशन रेट इज वेरी हाई, ट्रांसपिरेशन रेट इज वेरी लो, सेल सेप इज प्योर वाटर, या फिर टेम्परेचर इज हाई। देखो गटेशन होता कब है, गटेशन होता है रात में या फिर बहुत सुबह, अर्ली मॉर्निंग, जब सॉइल मॉइस्ट होती है, रूट प्रेशर बिल्डअप होता है और ट्रांसपिरेशन रेट जो है वो बहुत ही लो होता है, ट्रांसपिरेशन दिन में बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो यानी गटेशन जो है मॉर्निंग का प्रोसीजर है या लेट नाइट का प्रोसीजर है। और यहां पर जो एक्सेस वाटर है उसको फोर्स आउट किया जाता है स्पेशल स्ट्रक्चर जिन्हें हाइड्रोथोड बोलते हैं, जो लीफ के मार्जिन पे मिलते हैं, राइट। और इनके द्वारा हम कुछ वाटर का लॉस करते हैं। तो गटेशन कब सबसे ज्यादा होता है, जब ट्रांसपिरेशन रेट सबसे कम होता है, ठीक है। A flower is hypogynous with axile placentation and swollen placenta. Which family does this flower belongs to? Is it Asteraceae, Lamiaceae, Solanaceae और Malvaceae? देखो इसमें जो क्वेश्चन है इसमें स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक दे रखे हैं और हमें बताना है कि कौन सी केस इसमें सही होगा, कौन सी फैमिली इसमें सही बात होगी। हाइपोगाइनस फ्लावर है, इसका मतलब ओवरी कैसी होगी, सुपीरियर।
ठीक है, तो अब जल्दी से एक बार कर लेते हैं। हाइपोगाइनस का मतलब है हमें देखना है सुपीरियर ओवरी के बारे में। ठीक है, एक्साइल प्लेसेंटेशन जो है वो 3 प्लांट्स में मिलता है। चटनी, नी, इसको ऐसे याद रख लीजिए, नी से नींबू यानी कि लेमन। ठीक है, ट से टमाटर यानी कि टोमेटो, और च से चाइना रोज। इन 3 प्लांट में जनरली एग्जाम्पल एक्साइल प्लेसेंटेशन के दिए जाते हैं। ठीक है जी, तो एक्साइल प्लेसेंटेशन का मतलब हो गया जब ओवरी को हम पार्टीशन करें 2 से ज्यादा चैम्बर्स में, लोक्यूल्स में, और ओव्यूल्स जो हैं वो सेंट्रल एक्सिस पे अटैच्ड हों। सोलन प्लेसेंटा की बात करें तो ये वो टिश्यू है जो फ्लैशी और एनलार्ज होता है। अब एक एक केस की बात करें। एस्ट्रेसी के अंदर इंफीरियर ओवरी होगी। कौन सी ओवरी होगी? इंफीरियर, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, इंफीरियर ओवरी होगी और बेसल प्लेसेंटेशन होता है, तो ये तो होगा नहीं। लेमिएसी की बात करें तो इसके अंदर सुपीरियर ओवरी तो है, एक्साइल प्लेसेंटेशन भी है, पर प्लेसेंटा कैसा नहीं है? प्लेसेंटा सोलन नहीं है। सोलेनेसी की बात करें तो सोलेनेसी के अंदर आपका जो है सुपीरियर ओवरी है, बायकार्पली सिनकार्पस गाइनोशियम भी है, एक्साइल प्लेसेंटेशन भी है। ठीक है, और इसके अंदर जो प्लेसेंटा है वो भी सोलन है, सेप्टम ऑब्लिक है। यानी कि ये जो भी हमें कैरेक्टर दे रखे हैं ये किसके दे रखे हैं? सोलेनेसी के। अगर मालवेसी की बात करें तो उसमें सुपीरियर ओवरी है, एक्साइल प्लेसेंटेशन भी है, बट प्लेसेंटा सोलन नहीं था। तो यानी लेमिनेसी और मालवेसी और सोलेनेसी, इन तीनों में सारी कंडीशन मिल गई थी, पर प्लेसेंटा सोलन किसमें है? केवल सोलेनेसी में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। आप यहां पे बाकी के सोलेनेसी के कैरेक्टर्स को भी एक बार चेकआउट कर लेना। ठीक है, फ्लडिंग स्ट्रेस इज ऑल्सो नोन एज चिलिंग स्ट्रेस, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, ऑक्सीजन डेफिशिएंट स्ट्रेस, या ड्राउट स्ट्रेस। ये जब फ्लड आएगा तो होगा क्या? बेसिकली जब फ्लड आएगा तो सॉइल सैचुरेट होगी, किससे? पानी से। और पानी अगर हो गया सॉइल के ऊपर तो जो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी जो एयर से मिलनी थी वो रिड्यूस हो जाएगी। यानी कि जो फ्लडिंग कंडीशन है वो रिड्यूस कर देता है ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी अराउंड रूट्स, राइट। और इसकी वजह से जो प्लांट्स हैं वो सफर करते हैं किससे? हाइपोक्सिया या एनोक्सिया। हाइपोक्सिया का मतलब लो ऑक्सीजन, और एनोक्सिया का मतलब बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं। यानी इस क्वेश्चन में जो है, जो फ्लडिंग कंडीशन है वो क्या कर देंगी? ऑक्सीजन डेफिशिएंट स्ट्रेस कर देंगी, राइट। और रूट्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑक्सीजन डेफिशिएंट स्ट्रेस। व्हाट इज द रोल ऑफ NADH as a component of nitrate reductase in the nitrogen fixation? Is act as a prosthetic group, or it is act as a cofactor, or it act as an electron donor, or as an electron acceptor? देखिए, जो नाइट्रेट रिडक्टेज है ये वो एंजाइम है जो रिड्यूस करता है किसको? नाइट्रेट को नाइट्राइट में। और इस रिडक्शन के लिए हमें क्या चाहिएगा? इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ये इलेक्ट्रॉन कौन प्रोवाइड करेगा? ये प्रोवाइड करेंगे आपके NADPH या NADH। तो यानी कि NADH या NADPH इस केस में क्या करते हैं? दे प्रोवाइड द बेसिकली द इलेक्ट्रॉन्स। और ये इलेक्ट्रॉन किसको प्रोवाइड किए जाते हैं? एंजाइम के प्रोस्टेटिक ग्रुप को, लाइक FAD भी हो सकता है, साइटोक्रोम भी हो सकता है, या मोलिब्डेनियम कोफैक्टर। ये इलेक्ट्रॉन रिसीव करते हैं किससे? NADH या NADPH से। यानी कि जो आपके NADH या NADPH, इनका काम क्या है? दे आर इलेक्ट्रॉन डोनर। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? FAD या फिर प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑफ एंजाइम। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जा रहे हैं, जो कि रिसीव किए जा रहे हैं एंजाइम के स्ट्रक्चर द्वारा, राइट। एंड अल्टीमेटली रिएक्शन कैरी आउट होती है, नाइट्रोट का रिडक्शन हो रहा है नाइट्राइट में। आप देख रहे हैं ना, एक ऑक्सीजन कम हो रही है, राइट। एक ऑक्सीजन कम होने का मतलब है रिडक्शन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। व्हाइट जूट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉर्कोरस ओलिटोरियस, कॉर्कोरस कैप्सुलरिस, कोकस न्यूसिफेरा, और क्रोटेलिया जंक्शिया। देखिए, जूट जो है ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल फाइबर है, जो कि किससे निकाला जाता है? स्टेम से, जिसे बास्ट फाइबर भी बोलते हैं। और ये किसको बिलोंग करता है? जीनस कॉर्कोरस से। जनरली 2 सोर्स आइडेंटिफाई किए गए हैं आपके जूट को निकालने के लिए। उसमें से एक जो सोर्स है उसको बोलते हैं कॉर्कोरस कैप्सुलरिस,
जो कॉर्कोरस कैप्सुलरिस है, इससे जो जूट निकलता है वो आपका कैसा जूट होता है? व्हाइट जूट होता है। इसमें राउंड सीड पॉड्स होते हैं। कैप्सूल आ रहा है ना, कैप्सुलरिस मतलब कैप्सूल, तो राउंड सीड पॉड्स होंगे और इससे जो फाइबर निकलेगा वो लाइट कलर का होगा। अगर हम कॉर्कोरस ओलिटोरियस की बात करें, जो कि आपका पहला आंसर है, देखो, तो उसको हम बोलते हैं टोसा जूट्स या नाल्टा जूट्स। इसके अंदर लॉन्ग सिलेंड्रिकल सीड पॉड्स होते हैं और इनसे जो फाइबर निकलता है वो स्ट्रॉन्गर होता है, सॉफ्टर होता है, ठीक है, और ब्राउनिश कलर का होता है, ठीक है। यानी कि व्हाइट जूट जो निकलेगा वो निकलेगा आपका कॉर्कोरस कैप्सुलरिस से, टोसा जूट्स निकलेगा ओलिटोरियस से। तो इससे तो निकलेगा आपका ब्राउन वाला जूट और इससे निकलेगा आपका व्हाइट वाला जूट। तो आंसर तो हो गया ऑप्शन बी। चलो अब आगे का देख लेते हैं, बाकी के ऑप्शन किस क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या पता कल कोई सी से क्वेश्चन आ जाए, है ना। तो जो कोकस न्यूसीफेरा है उसको हम कोकोनट पाम बोलते हैं और इससे जो फाइबर निकलता है वो कॉयर है, जूट नहीं है। और जबकि क्रोटेलेरिया जंक्शिया जो है उसको हम सन हेम्प बोलते हैं और इससे बास्ट फाइबर का एक सोर्स है पर वो जूट नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। द मेजर फाइटोकेमिकल्स प्रेजेंट इन द लीव्स ऑफ कैमेलिया साइनेंसिस, वो कौन सा है? तो कैमेलिया साइनेंसिस आपको पता होगा क्या होता है, एक बॉटनी के बच्चे को इतना पता होना चाहिए। जो कैमेलिया साइनेंसिस है वो चाय है, ठीक है। और जो मेजर बायोएक्टिव कंपाउंड्स हैं जो इसमें होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, या तो पॉलीफिनॉल जिनमें फ्लेवोनॉइड्स आ गए या एल्कलॉइड्स। जो पॉलीफिनॉल है जिनको हम प्यार से कैटेकिन्स भी बोलते हैं, वो मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड है। और जो सबसे ज्यादा चाय के अंदर कैटेकिन्स होते हैं या फिर पॉलीफिनॉल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एपी गैलेक्टोटेकिन, गैलेट यानी ईजी सीजी। फिर से बोल रहे हैं, एपी गैलेक्टो कैटीन गैलेक्टेट, ये वाला डी। एक ये मिलेगा बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। इसे बोलेंगे हम ई, हो सकता है आपको इसकी शॉर्ट फॉर्म भी दे दे, ई जी सी जी। थोड़ा सा बोलने में टंग ट्विस्टर है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, एपी गैलो कैटीन गैलेक्टिक। हमसे भी दिक्कत हो रही है बोलने में, तो आपकी तो क्या ही हालत हो रही होगी, है ना। और एग्जाम के टाइम पे टेंशन नहीं लेते। दूसरा एपी गैलो कैटिकिन। तीसरा आपका क्या? एपी कैटिकिन गैलेट। एपी कैटिकिन गैलेट को ई सी जी भी बोलते हैं, ये भी मिलता है, ठीक है। इसके बाद हमें और क्या मिलता है? एपी कैटिकिन। अब इस क्वेश्चन में आप देखें तो ए और डी दोनों ही दे रखे हैं और दोनों ही क्या है? पॉलीफिनॉल है। और ई जी सी जी यानी लास्ट वाला डी वाला, ये तो बहुत ज्यादा होता है टी के अंदर। अब एल्कलॉइड्स की बात करें, एल्कलॉइड्स जो होते हैं उनके अंदर जो सबसे ज्यादा मिलते हैं वो कौन कौन से? कैफीन, यानी कैफीन भी मिलेगा, और आपका थियोब्रोमीन ये भी मिलेगा। ये तो क्वेश्चन ही गड़बड़ हो गया। आप देखें आंसर में कोई एक तो हटाना है, तो आपको एक चीज देनी है, ये बहुत ज्यादा मिलता है, ये भी बहुत, ये तो बहुत ही ज्यादा मिलता है। और जो आपके एल्कलॉइड्स होते हैं उसमें कैफीन बहुत ज्यादा होता है, ये रिलेटिवली लो अमाउंट में होता है। तो अगर हमें कोई एक कम बताना है, क्योंकि उसमें देखो ना क्वेश्चन में क्या दे रखा है? मेजर। तो अगर एक कोई कम बताना है तो क्या क्या हो जाएगा? ज्यादा वाले क्या होंगे? ए बी एंड डी। तो ए बी डी यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बाकी का जो हमारा थियोब्रोमिन है ये होता है, ऐसा नहीं है ये नहीं है, बट सिग्निफिकेंट अमाउंट में नहीं होता। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मैच द लिस्ट वन विद लिस्ट टू आइटम। ओके, यहाँ पे प्लांट के नाम दे रखे हैं और उनसे कौन सा पार्ट यूज किया जाता है मेडिसिन बनाने के लिए, उसके बारे में बात कर रही है। पहला है विथेरिया सोमनीफेरा। विथेरिया सोमनीफेरा कौन सा होता है? अश्वगंधा। और अश्वगंधा की यूज होती है रूट्स, ठीक है, मेडिसिनल पर्पस के लिए। दूसरा कौन सा है? एलो। ये एलोवेरा वाला ये है, और यहाँ पे कौन सा है? एलो बारबेंडेंसिस। ये जो एलोवेरा है इसकी क्या यूज होती है? हम लीफ यूज करते हैं जेल बनाने के लिए, तो एलोवेरा या एलो बारबेंडेंसिस की यूज क्या होती है? लीव्स, जेल बनाने के लिए। तीसरा क्या है? एजिले मार्मेलोस, जिसे हम बेल, बेल पत्थर होता है ना, शंकर जी अभी शिवरात्रि गई है, आपको पता होगा बेल पत्थर, ठीक है। ये बड़ा अच्छी चीज है मेडिसिनल पर्पज में, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी है। इसका जूस अगर पिया जाए तो इसका क्या यूज होता है? इसका यूज होता है फ्रूट, अगर आप इसको पीते हैं तो डाइजेशन अच्छा रहता है। और तीसरा क्या है? धतूरा, अगेन शिवरात्रि। तो धतूरा जो है वो, इसके कई सारी चीजें यूज होती हैं, आपकी सीड्स भी यूज होता है, लीव्स भी यूज होता है, रूट्स भी यूज होता है, क्योंकि इसके अंदर एल्कलॉइड्स होते हैं जैसे कि एट्रोपिन, स्कोलोपोलामिन्स, ये सब होते हैं और
कम लेवल पे, ज्यादा ले जाएंगे तो डेंजरस हो सकते हैं हेल्थ के लिए, बट कम लेवल पे मेडिसिनल पर्पस भी हैं इनके, राइट। तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया आपका ए का 3, और ए का 3 किसमें है, केवल ऑप्शन डी में। दैट मींस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। द बोटेनिकल नेम ऑफ फेन्यूग्रीक, मेथी होती है ना, मेथी डायबिटीज के लिए जो होती है ना, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, पेपेवर सोमनीफेरम नहीं, पेपेवर सोमनीफेरम तो आपका पॉपी प्लांट यानी अफीम का होता है, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। फिर क्या होता है, ट्राइगोनेला, ट्राइगोनेला यस, ये मेथी का साइंटिफिक नेम है, और मेथी जो है वो बिलोंग करती है लेग्यूमिनेसी को, ठीक है, बहुत अच्छी होती है, जिनको डायबिटीज है उनको साइंटिफिकली प्रूवन है कि वो लें। फिर आता है तीसरा, नाइजेला सटाइवा। नाइजेला सटाइवा जो है वो कलौंजी यानी ब्लैक क्यूमिन होती है ना, उसका साइंटिफिक नेम है। और इलेटेरिया कार्डमम जो है वो साइंटिफिक नेम है कार्डमम का, ठीक है। तो यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, ठीक है। नाउ अगेन एक और मैच द फॉलोइंग आ गया, इसमें आपको म्यूटाजेंस दे रखे हैं और वो कैसे काम करते हैं, उसके एग्जाम्पल क्या है, उसके बारे में बात करनी है। चलिए सॉल्व करते हैं जल्दी से फटाफट। फर्स्ट दे रखा है एल्काइलेटिंग एजेंट्स। ये एल्काइलेटिंग एजेंट जो है वो किस तरह से म्यूटाजेंस है, म्यूटाजेंस तो पहले पता है ना, ऐसा कोई भी चीज जो डीएनए के अंदर म्यूटेशन डाले, या तो उसके स्ट्रक्चर को चेंज कर दे यानी नाइट्रोजनस बेसिस को, या उनके सीक्वेंस को चेंज कर दे, किसी भी तरह से जो डीएनए की एक्सपेक्टेड लैंग्वेज है वो चेंज हो जाए, ठीक, उसको म्यूटाजेंस बोल सकते हैं। तो ऐसे केमिकल जो ये काम करवाते हैं वो म्यूटाजेंस हैं। नॉर्मली केमिकल बेस्ड के म्यूटाजेंस की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। तो एल्काइलेटिंग एजेंट जो होते हैं वो एक एल्काइल ग्रुप को डीएनए को लगा देते हैं, यानी कि डीएनए में मान लीजिए कोई भी नाइट्रोजनस बेस है, ये नाइट्रोजनस बेस है, तो उस पे आपका क्या लगा देंगे, ये आर ग्रुप लगा देंगे, एल्काइल ग्रुप लगा देंगे। और ऐसा ही एक केमिकल है मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड गैस का काम क्या है, वो नाइट्रोजनस बेस कौन सा, ग्वानिन, ग्वानिन के ऊपर एल्काइल ग्रुप लगा देती है और इसकी वजह से म्यूटेशंस हो जाते हैं। तो ए का क्या हो गया, मस्टर्ड गैस, ए का 3, ए का 3 सिर्फ और सिर्फ डी में है, तो आंसर तो डी होगा। देख लेते हैं एक बार, है ना, बाकी के को भी चेक कर लेते हैं। बेस एनालॉग जो है वो क्या करते हैं, बेस एनालॉग, एनालॉग वर्ड आ गया ना, यानी कि वो रिजेंबल करेंगे किसी नॉर्मल नाइट्रोजनस बेस को, और इंस्टेड ऑफ नॉर्मल यानी ए टी जी सी इनकी बजाय खुद ऐड हो जाएंगे। ऐसा ही एक केमिकल है 5 ब्रोमो यूरेसिल, जो कि रिजेंबल करता है थाइमीन को। अगर थाइमीन का स्ट्रक्चर आप देखें तो थाइमीन को हम बोलते हैं 5 मिथाइल यूरेसिल, तो 5th पोजीशन पे उसमें क्या होता है, मिथाइल, और इसमें क्या है, ब्रोमीन। तो जहां थाइमीन लगना था उसकी जगह ये लग जाएगा और इसकी वजह से ट्रांजिशन म्यूटेशन हो जाएंगे। तो बी का क्या हो गया आपका 4th। तीसरा क्या है, इंटरकैलेटिंग एजेंट। ये दो डीएनए के जो बेस पेयर्स हैं एक के ऊपर एक, उसके अंदर इंटरकैलेट कर जाते हैं। ऐसा ही एक केमिकल है एक्रिडिन ऑरेंज। याद करिए इंटरकैलेट आपका जो है वो कौन सी करता था, ईटीबीआर भी वही काम करता था, ठीक है। पर यहां पे जो एक्रिडिन ऑरेंज है वो क्या करवा देता है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, यानी कि इंटरकैलेटिंग एजेंट का क्या हो गया आपका सी का फर्स्ट। और लास्ट डीएमिनेटिंग एजेंट्स एचओएनओ, ये क्या करवाते हैं, ये आपका अमाइन ग्रुप को हटा देंगे। जैसे कि आपका एडिनिन, एडिनिन में से अमाइन हटा दोगे तो वो क्या बन जाएगा, हाइपोजेंथीन। और साइटोसिन, उसमें भी एक अमाइनो ग्रुप होता है, उसमें से हटा दोगे तो वो क्या बन जाएगा, यूरेसिल। आपने लैंग्वेज ही नाइट्रोजनस बेस की चेंज कर दी। अब देखो ना, साइटोसिन जिसको कि ग्वानिन से बाइंड करना था, अब उसकी जगह क्या आ गया, यूरेसिल एक टेम्पलेट पे। तो यूरेसिल किससे बाइंड करना चाहिए, एडेनिन से, पहला क्वेश्चन। दूसरा, यूरेसिल आ गया तो आपने डीएनए को अनस्टेबल कर दिया क्योंकि आरएनए लैंग्वेज ऐड कर दी, तो म्यूटेशन डाल दिया ना आपने। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। A specimen cited in the protologue is neither the holotype nor an isotype nor the syntype. ऐसे स्पेसिमेन को क्या कहेंगे, देखिए कोई भी स्पेसिमेन जिसको प्रोटोलॉग में साइट किया गया है, ठीक है, बट वो होलोटाइप भी नहीं है, आइसोटाइप भी नहीं है और सिनटाइप भी नहीं है, तो उसके लिए कुछ एडिशनल साइटेड स्पेसिमेन की यूज होता है जिनको हम पैराटाइप्स बोलते हैं। टोपोटाइप क्या होते हैं, ऐसे स्पेसिमेन जिनको कलेक्ट किया गया है उसी लोकेलिटी से जहां से टाइप स्पेसिमेन या स्टैंडर्ड आपका स्पेसिमेन लाया गया है, हो सकता है उसको साइट ना किया गया हो प्रोटोलॉग में, उसको हम बोलते हैं टोपोटाइप। जबकि न्यूटाइप क्या होता है, जब भी हमारा स्टैंडर्ड टाइप या ओरिजिनल टाइप जो है मटेरियल
वो लॉस्ट हो जाए या डिस्ट्रॉय हो जाए तो हम एक और उसको लिए रिप्लेस करेंगे, उसको हम बोलते हैं नियोटाइप। और एपीटाइप क्या होता है? एक ऐसा फॉलबैक या सप्लीमेंट्री स्पेसिमेन जो कि किसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? पैराटाइप। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन के अंदर मैच द फॉलोइंग है, जिसमें जीन इंटरेक्शन दे रखे हैं और आपको डायहाइब्रिड रेशियो दे रखे हैं सिंगल कैरेक्टर के लिए। अब वो क्या है उस रेशियो को, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप हमारी ये वाली टेबल को यूज कर सकते हैं। अगर आप इस टेबल के हिसाब से देखें तो जो आपका डुप्लीकेट डोमिनेंट एपिस्टेसिस है उसका रेशियो क्या आएगा? 15:1, यानी कि ये वाला देखिए 15:, आ रहा है, तो ये हो गया डुप्लीकेट डोमिनेंट एपिस्टेसिस। एक बार रेशियो समझ लेते हैं फिर बता देंगे इसका मतलब क्या होता है। देन सेकंड क्या है आपका? डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टेसिस, जिसे कॉम्प्लीमेंट्री जीन का भी कॉन्सेप्ट बोलते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो गया आपका 9:7, यानी कि डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टेसिस का क्या हो गया? ये। नाउ थर्ड क्या है? रिसेसिव एपिस्टेसिस। रिसेसिव एपिस्टेसिस का क्या होता है? 9:3:4, यानी कि रिसेसिव एपिस्टेसिस का क्या हो गया? ये थर्ड। और डोमिनेंट एंड रिसेसिव एपिस्टेसिस 13:3। तो आप इसके द्वारा आप सारे जो रेशियोज हैं उनको चेकआउट कर सकते हैं। और आइडिया क्या होता है? जो कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स होती हैं उसमें डोमिनेंट जीन्स का दोनों का होना जरूरी है, यानी कि ए और बी ये दोनों केस होने जरूरी है। अगर हम रिसेसिव एपिस्टेसिस की बात करें तो अगर आपके पास ये केस हो जाए मान लीजिए, तो वो दूसरी वाली जो जीन है वो बेशक ये हो कैपिटल बी या कैपिटल बी स्मॉल बी, इनके एक्सप्रेशन को आने ही नहीं देगी, रिसेसिव एपिस्टेसिस है। जहां तक हम डुप्लीकेट डोमिनेंट की बात करते हैं तो वो दोनों आइदर डोमिनेंट वर्क्स, यानी कि कोई भी एक, या तो ये वाला या फिर ये वाला केस भी वर्क कर जाएगा, कोई एक का डोमिनेंट होना जरूरी है, ठीक है, राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया आपका? आप देखिए ए का क्या है? 2, तो ए का 2 जो है आपका या तो बी में है या फिर आपके डी में है। बी का आंसर क्या है? बी का है 1, तो वो भी अगेन बी और डी दोनों में है। सी का आंसर है 3, यानी कि आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी, राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 आइटम। ओके, तो इस क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखें तो आपको दे रखे हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स और उनको रेस्पेक्टिव फैमिली से मैच करना है। देखिए इसके लिए हम एक टेबल यूज कर सकते हैं, टाइम कम है तो हम टेबल को एक बार यूज कर सकते हैं। मोनोएडेल्फस स्टेमन का मतलब क्या होता है? जब भी स्टेमन्स को उसके फिलामेंट से हम फ्यूज करते हैं बंडल बनाने के लिए, तो उसको कहते हैं मोनोएडेल्फस कंडीशन, यानी कि एक बंडल बना देना आपको किससे? फिलामेंट्स को ज्वाइन करा के, राइट। तो ये मान लीजिए फिलामेंट्स हैं तो इनको ज्वाइन करा के हमने क्या बना दिया? एक बंडल बना दिया और ऊपर वाला एरिया अभी भी स्प्लिटेड है। ये कंडीशन मिलती है आपके चाइना रोज में, और चाइना रोज जो है वो किसका पार्ट है? मालवेसी का। तो ए का क्या हो गया? फर्स्ट। अब क्रीमोकार्प की बात करें तो क्रीमोकार्प जो है एपीसीएसी का पार्ट है और वो एक तरह का ड्राई साइजोकार्पिक फ्रूट है जो कि स्प्लिट करता है दो मेरिकार्प्स में, और ये मेरिकार्प्स अटैच होते हैं कार्पोफोर्स से। एग्जाम्पल आपका कोरिएंडर है, धनिया, राइट। तो इसका आंसर क्या हो गया? बी का 3, तो बी का आपका हो गया एपीसीएसी। गाइनोबेसिक स्टाइल एक तरह का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का मॉडिफिकेशन है। आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट याद है ना? ये इस तरीके का, तो उसमें ये क्या है आपकी? स्टिग्मा। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर क्या है? स्टाइल। और ये क्या है? ओवरी। अगर ये स्टाइल आपके ओवरी से एग्जिट करे तो उसको हम कहते हैं गाइनोबेसिक स्टाइल, जो कि आपके किस में मिलता है? ऑसिमम या सेल्विया में, जो कि पार्ट किसका है? लेमिशिएसी का। तो आपका गाइनोबेसिक स्टाइल किसका हो जाएगा? आपका सेकंड का। और कैपिटुलम जो है वो एस्ट्रेसी फैमिली का इन्फ्लोरेसेंस है, जिसमें स्मॉल कई सारे फ्लोरेट्स जो हैं वो एक फ्लैट रिसेप्टिकल पे अरेंज होते हैं, कुछ कुछ इस तरीके से। ये फ्लैट रिसेप्टिकल है और इसके ऊपर आपके बहुत सारे फ्लोरेट्स अरेंज हो जाएंगे, राइट, डिस्क और रे फ्लोरेट्स। और ये किसमें मिलता है? आपके एस्ट्रेसी में। तो डी का हो गया 4। अगर हम डी का 4 की बात करें तो या तो ए होगा या बी होगा, और सी का आंसर है 2, तो सी का आंसर 2 है बी में, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। In which of the following molecular markers PCR is absolutely required?
इज इट RFLP यानी कि रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, या RAPD यानी कि रैंडम एम्पलीफाइड पॉलीमॉर्फिक DNA, AFLP यानी कि एम्पलीफाइड फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म या सीक्वेंस टैग्ड साइट या STS, किस में मिलेगा? तो जो RFLP है ये रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन का यूज करता है, सदर्न ब्लॉटिंग का। PCR क्लासिकल RFLP में नहीं यूज होती, राइट? तो ये तो होगा नहीं। अब आगे पे चलते हैं, RAPD। तो RAPD शॉर्ट रैंडम प्राइमर्स को यूज करता है PCR के थ्रू टू एम्पलीफाई DNA फ्रेगमेंट्स। तो यानी इसके अंदर PCR की जरूरत होगी। देखो ना, आपका एम्पलीफाइड वर्ड यूज हो गया, एम्पलीफाइड PCR को ही रिप्रेजेंट करता है बेसिकली। तो उसी कॉन्सेप्ट पे अगर हम देखें तो इसमें भी PCR यूज होगा, राइट? और लास्ट होता है सीक्वेंस टैग साइट, यानी शॉर्ट यूनिक DNA सीक्वेंसेस जिनको हम एम्पलीफाई करते हैं स्पेसिफिक प्राइमर से। तो इसके अंदर भी जो आइडेंटिफिकेशन वाला पार्ट है उसमें PCR यूज होता है। यानी कि PCR किस किस में यूज होगा? B में, C में और D में। पर PCR जो है RFLP में यूज नहीं होगा, वहां पे यूज होंगे रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन और सदर्न ब्लॉट, राइट? इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद सदर्न ब्लॉट, ठीक है? तो इसलिए हम आप कह सकते हैं कि बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। द जेनेरा विच बिलोंग्स टू द फैमिली कायरेसी। कायरा जानते हैं ना, एक तरह की ग्रीन एल्गी। तो उसमें फैमिली में कौन बिलोंग करता है? टॉलीपेला, नाइटेला, नाइजेला या कायरा? कायरा तो करेगा ही, ठीक है? जो कायरेसी है वो फैमिली है ग्रीन एल्गी की, ऑर्डर है कायरेल्स, स्टोन वर्ड्स भी बोलते हैं उनको। अब अगर हम ये 4 एग्जांपल्स की बात करें, 4 एग्जांपल की बात करें, तो जो टॉलीपेला है ये एक एस्टेब्लिश्ड जीनस है फैमिली कायरेसी का, ठीक है? और काफी क्लोजली रिलेटेड होता है कायरेला या नाइटेला से। तो नाइटेला भी एक तरह का प्रोमिनेंट जीनस हो गया, किसमें? फैमिली कायरेसी में। कायरा तो ऑब्वियसली होगा ही होगा, यानी कि आपके जो टॉलीपेला है ये भी होगा, नाइटेला भी होगा, कायरा भी होगा। नाइजेला क्या है? नाइजेला फ्लावरिंग प्लांट का एक जीनस है जो कि फैमिली आता है रेननकुलेसी में, बटरकप फैमिली में, ठीक है? इसका फेमस स्पीशीज है नाइजेला सटाइवा, जिसे ब्लैक क्यूमिन भी बोलते हैं, जो अभी हम डिस्कस किया था। यानी एल्गी नहीं है, कायरेसी को नहीं बिलोंग करेगा, ये एंजियोस्पर्म है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ए, बी एंड डी। ए, बी एंड डी किसमें? ऑप्शन ए में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन ए। द एलिमेंट ऑफ जाइलम्स आर ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा या स्क्लेरिड्स। देखिए जो जाइलम्स हैं वो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं, बड़ा ही सिंपल चीज है, और जो वाटर कंडक्शन प्लांट्स के लिए यूज होता है। इसमें क्या क्या है हमने जैसा कि अभी देख सकते हैं, इसके अंदर ट्रैकीड्स है, जाइलम वेसल्स हैं, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स हैं, स्क्लेरिड्स नहीं होते। तो ऑब्वियसली आंसर क्या है? ए बी सी। ए बी सी आपको किस में मिल रहा है? आपके ऑप्शन बी में। एक बार डिस्कस कर लेते हैं इनको, क्या पता ये कहीं पे काम में आ जाए, ठीक है? ट्रैकीड्स जो हैं वो इलोंगेटेड ट्यूब लाइक सेल्स हैं, ठीक है, जिनके टेपरिंग एंड्स हैं, आप देखो ध्यान से, ठीक है? और इनमें लिग्निफाइड वॉल्स होती हैं जो वाटर कंडक्शन के काम में आती हैं, सपोर्ट करने के। और कहां पे होते हैं ये प्राइमरी वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट हैं जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट्स के। जहां तक वेसल्स की बात है, ये लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें बहुत छोटे छोटे सेल्स मिलके एक एंड टू एंड ज्वाइन करके एक बड़ा सा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, काफी एफिशिएंट वाटर ट्रांसपोर्ट करते हैं, और ये मेन वाटर कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं एंजियोस्पर्म के। जाइलम पैरेन्काइमा एक लिविंग पैरेन्काइमेटस टिश्यूज है जो कि स्टोर करती है फूड और हेल्प करती है लिटरल ट्रांसपोर्ट्स में। जाइलम फाइबर्स का क्या काम है? जाइलम फाइबर्स स्क्लेरेनकाइमेटस जो हैं सेल्स होती हैं जो कि मैकेनिकल सपोर्ट देती हैं प्लांट बॉडी को। स्क्लेरिड्स जो हैं वो एक जाइलम का पार्ट नहीं है, ये स्पेशल स्क्लेरेनकाइमा सेल्स होती हैं जो कि मिलती हैं आपके सीड कोट्स में, नट शेल्स में, कुछ फ्रूट्स में, जो कि हार्डनेस लाती हैं। आपने सपोटा, चीकू खाया होगा, उसमें मिलता है, टी लीव्स में मिलेगा, ठीक है? आपके नट्स के जो शेल्स होते हैं उनमें आपको स्क्लेरिड्स मिलेंगे, ठीक है? तो जहां हार्डनेस की जरूरत है, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन की जरूरत है, वहां पे स्क्लेरिड्स यूज होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन सी। द रोल ऑफ बुलिफॉर्म सेल्स इन monocotyledons leaves is to prevent excessive transpiration by rolling of leaves, to protect the mesophyll cells of the leaves in exchange of gases with the surrounding environment, या फिर in storage। देखिए जो बुलिफॉर्म सेल्स हैं ये लार्ज थिन वॉल्ड बबल लाइक एपिडर्मल सेल्स हैं, आप ये देख सकते हैं यहां पर, राइट? इनका मेन फंक्शन क्या है? ये ग्रासेस में मिलती हैं, और ये जो लीफ रोलिंग होती है ना वाटर स्ट्रेस के दौरान, वहां पे हेल्प करती हैं। देखो होता क्या है बेसिकली,
टर्जिट कंडीशन में होता क्या है, यानी कि जब सफिशिएंट वाटर होगा तो ये बुली फॉर्म्स में खूब वाटर भर जाता है और ये सोलन कर जाती हैं, और उससे क्या होता है, जो आपकी जो मोनोकॉट लीफ होती है वो खुल जाती है पूरी तरह से, जिससे कि वो सनलाइट को क्या कर सके, पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर सके और फोटोसिंथेसिस कैरी आउट कर ले। पर अगर वाटर स्ट्रेस कंडीशन है, यानी कि पानी ऑलरेडी कम है प्लांट को, तो वो क्या सनलाइट को डायरेक्ट फेस करना पसंद करेगा? डायरेक्ट सनलाइट में ट्रांसपिरेशन हो जाएगा। तो इसीलिए उस टाइम पे वो क्या करेगा, वो डायरेक्ट सनलाइट से एक्सपोज होने की बजाय वो कर्ल करना पसंद करेगा इस तरीके से, राइट, अंदर की तरफ सिकुड़ जाएगा ऐसे प्लांट। और इस काम के लिए क्या होगा, ये जो बुली फॉर्म सेल्स हैं, पानी की कम जब कंडीशन होती है, पानी नहीं होता, तो इनमें से पानी एग्जिट कर जाता है और उसकी वजह से क्या होती है, ये फ्लैसिड हो जाती है। फ्लैसिड होने की वजह से क्या होंगी, जो आपकी जो मोनोकॉट लीव्स हैं वो सिकुड़ जाएंगी अंदर की तरफ, रोल हो जाएंगी, और उसकी वजह से क्या होगा कि जो आपकी लीव्स है वो वेल एक्सपोज नहीं होगी, किसके लिए, आपके सनलाइट के लिए। इस तरीके से दीज प्लांट कंजर्व वाटर ड्यूरिंग पीरियड ऑफ ड्राउट। ठीक है, एक तरह का हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि इस केस में क्या कर रहे हैं प्लांट, वो प्रिवेंट कर रहे हैं एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन बाय रोलिंग ऑफ लीव्स, ऑप्शन ए। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 आइटम्स। यहां पे स्क्लेरिड्स दे रखे हैं, अभी स्क्लेरिड्स की बात की थी ना हमने, तो इनके अलग अलग शेप्स भी होते हैं और ये कहां मिलते हैं उसके बारे में हमें बात करनी है। तो जो एस्ट्रोस्क्लेरिड्स हैं वो स्टार शेप के स्क्लेरिड्स होते हैं जो कि वाटर लिली लीव्स में मिलते हैं, जिसकी वजह से उनमें रिजिडिटी आती है। तो एस्ट्रो स्क्लेरिड्स जो हैं वो किस में मिलेंगे, आपके वाटर लिली या फिर निम्फेइया लीव्स में। दूसरे वाले कौन से हैं, मैक्रोस्क्लेरिड्स, ये किडनी बीन शेप्ड के, जैसे राजमा होता है ना उस तरीके के होते हैं, रॉड शेप स्क्लेरिड्स होते हैं, जो क्या बनाते हैं, पेलिसेड लेयर ऑफ सीड कोट्स, स्पेशली लेग्यूम्स में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, मैक्रोस्क्लेरिड्स कहां मिलेंगे, रॉड शेप के होंगे, जो किस में मिलेंगे, लेग्यूम्स में। लेग्यूम्स यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे किडनी बीन दे रखा है, राजमा दे रखा है। तीसरा क्या है, ऑस्टियोस्क्लेरिड्स, ये बोन शेप के स्क्लेरिड्स होते हैं जो कहां मिलते हैं, मीजोफिल ऑफ ऑलिव लीव्स। ठीक है, जो कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। तो ऑस्टियो वाले मिल गए आपके ऑलिव लीव्स में, और डेफिनेटली लास्ट बचेगा ट्राइकोस्क्लेरिड्स, ये जो है हेयर लाइक ब्रांच स्क्लेरिड्स होते हैं जो मोनोकॉट लीव्स में मिलते हैं, जिससे कि उनमें टफनेस आती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि आपका ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Which of the following statements are correct regarding protein synthesis in eukaryotes? 3' cap of mRNA present, ribosomes of ATS type dissociate into 40S and 60S, translation is not simultaneous with transcription, or initiator codons of mRNA is recognized by anticodon of mat-tRNA. देखिए, यहां पे हमें प्रोटीन सिंथेसिस जो यूकेरियोट्स में हो रही है उसके बारे में स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, और उसको हमें जज करना है कि वो ठीक है या नहीं, या हमें बताना है कि वो ठीक है या नहीं। प्रोकैरियोट्स की बात नहीं हो रही है, यूकेरियोट्स की बात हो रही है। तो पहला स्टेटमेंट है 3' कैप ऑफ एमआरएनए प्रेजेंट, ये सिरे से ही गलत स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि यूकेरियोट्स में जो एमआरएनए होता है वो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन में जाता है, जब उसे न्यूक्लियस से बाहर आना होता है, राइट, और उसके दौरान उसमें ऐड किए जाते हैं 7 मिथाइल ग्वानोसिन, कहां पे, कैप 5' एंड पे। तो अगर ये एमआरएनए है तो यहाँ पे लगेगा 7 मिथाइल ग्वानोसिन, जिसे हम कैप बोलते हैं, ये 5' एंड पे होता है। 3' एंड पे तो आपकी पॉली ए टेल लगती है, राइट। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो हो गया गलत। जहां तक राइबोसोम्स ऑफ 80S टाइप का है, वो 60S और 40S में डिसोशिएट होता है, ये बिल्कुल ठीक है। कई लोगों को, बच्चों को पता नहीं होता, जो टोटल असेंबली प्रोकैरियोट्स में होती है वो होती है 70S, और जो यूकैरियोट्स में होती है वो होती है 80S। अगर हमें इसे ब्रेक डाउन करना है तो 20-20 घटा दीजिए, तो 60S जो है आपकी लार्जर सब यूनिट होगी और 40S आपकी स्मॉलर सब यूनिट होगी। ऐसे ही इसमें भी कर लीजिए 20-20, 50S लार्जर सब यूनिट और 30S आपकी स्मॉलर सब यूनिट। तो यानी कि राइबोसोम्स में जो लार्जर कंप्लीट सब यूनिट होती है वो होती है 80S, और जो लार्ज सब यूनिट होती है वो 60S और 40S, यानी कि ये स्टेटमेंट आपका था ठीक। ट्रांसलेशन इज नॉट साइमल्टेनियस विद ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि ट्रांसलेशन और जो क्रिप्शन है वो कपल्ड नहीं होते। प्रोकैरियोटिक का ये फीचर है जहां पे ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन साथ साथ हो सकते हैं, पॉलीराइबोसोम्स का कॉन्सेप्ट चलता है, राइट। बट एज फार एज यूकैरियोट्स आर कंसर्न, ट्रांसक्रिप्शन होता है न्यूक्लियस में, जबकि ट्रांसलेशन होता है साइटोप्लाज्म में। और इस ट्रांसक्रिप्शन को जब खत्म हो जाती है तो उसके बाद होते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन, जिसमें कि एमआरएनए के साथ कैपिंग की जाती है, टेलिंग की जाती है और साथ में स्प्लाइसिंग की जाती है। जब तक ये प्रोसेस नहीं हो जाएंगे तब तक वो साइटोप्लाज्म में आएगा ही नहीं, और जब तक एमआरएनए साइटोप्लाज्म में नहीं आएगा तब तक ट्रांसलेशन होगा नहीं।
तो यानी कि दोनों एक दूसरे कपल्ड नहीं है, दोनों अलग अलग होने वाले इवेंट्स हैं। जहां तक बात हो रही है इनिशिएटर कोडन ऑफ एमआरएनए इज रिकॉग्नाइज्ड बाय एंटीकोडन ऑफ मिथ्योनिन टीआरएनए, ये भी सही है, क्योंकि जो इनिशिएटर कोडन एमआरएनए का है जो कि एंटीकोडन रिकॉग्नाइज करेगा वो होगा एयूजी, और ये रिकॉग्नाइज किया जाता है एंटीकोडन ऑफ टीआरएनए, कौन सा, इनिशिएटर टीआरएनए, जिसपे कौन लगा हुआ है, कौन सा चार्ज है अमीनो एसिड, मिथ्योनिन। तो यानी कि ये भी स्टेटमेंट ठीक है, स्टेटमेंट बी भी ठीक है, सी भी ठीक है और डी भी ठीक है, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। पैरासिटिक टाइप ऑफ स्टोमेटा आर डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ रेननकुलेसी, ब्रेसिकेसी, रूबिशिएसी और कैरियोफाइलेसी। यहां पर इस क्वेश्चन में प्लांट फैमिली को उसके डिफरेंट टाइप्स के स्टोमेटा से, स्पेशली यहां पे कौन सा बोला गया है, पैरासाइटिक, तो उस स्टोमेटा से हमें क्या करना है, कंबाइन करना है या उसको एक्चुअली अटैच करना है या आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के स्टोमेटा दे रखे हैं, ठीक है, और पैरासाइटिक किसका फीचर बता रखा है, रूबिशिएसी का। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, रूबिशिएसी। जो पैरासिटिक टाइप का है स्टोमेटा, इसके अंदर स्टोमेटा जो है सराउंड किया जाता है दो सब्सिडरी सेल से, जिसके जो लॉन्ग एक्सिस हैं वो पैरेलल होते हैं गार्ड सेल्स के, ठीक है, और इसीलिए इसको एक ऑल्टरनेट नेम से भी जानते हैं, रूबिशिएसिस, जो सजेस्ट करता है क्या, कि ये डिस्टिंक्टिव पार्ट है या डिस्टिंक्टिव फीचर है किसका, फैमिली रूबिशिएसी का। तो पैरासाइटिक को रूबिशिएसिस टाइप ऑफ स्टोमेटा भी बोलते हैं, ठीक है। तो बाकी के जो हैं रेननकुलेसी वाले, वो रेननकुलेसी फैमिली में आएंगे, जो आपके एनाइसोसाइटिक हैं वो क्रूसीफर्स में आएंगे, और जो डायसाइटिक हैं वो आपके कैरियोफाइलेसी फैमिली में आएंगे, जैसा कि आप टेबल्स में देख सकते हैं, और उनके की फीचर भी आइडेंटिफाई किए हुए हैं। टाइम थोड़ा कम है, नहीं तो हम इनको और डिटेल में डिस्कस कर सकते थे, राइट, किसी और वीडियो में हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और अपने फ्रेंड्स को बोलिए कि इसको, अगर आपको लगता है कि कंटेंट अच्छा है, वर्थ इट है, तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, दिस विल मोटिवेट अस टू ब्रिंग मोर वीडियोस, राइट। चलिए आगे चलते हैं। स्लेजिनेला इज आल्सो नोन एज रिसरेक्शन प्लांट, पीट मॉस, क्लब मॉस या हॉर्सटेल। देखिए जो रिसरेक्शन प्लांट है ना, वो आपका स्लेजिनेला होता है। क्यों, क्योंकि जो कुछ स्पीशीज हैं स्लेजिनेला की, जैसे स्लेजिनेला लेपिडोफाइला, इसको हम ड्राई अप कर सकते हैं और कर्ल हो जाती हैं ड्यूरिंग ड्राउट, और रिवाइव कर जाएंगी जब पानी मिल जाएगा, यानी कि ये सिकुड़ जाएंगी कब, जब पानी नहीं होगा, और जब पानी मिल जाएगा तो ये क्या हो जाएंगी, ये वापस से ओरिजिनल शेप में आ जाएंगी। ऐसे कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं रिसरेक्शन। तो रिसरेक्शन प्लांट कौन से हो गए, स्लेजिनेला, या स्लेजिनेला को हम रिसरेक्शन प्लांट भी बोल सकते हैं। जो पीट मॉस है वो स्फैग्नम होती है, क्लब मॉस लाइकोपोडियम होती है, हॉर्सटेल इक्विसिटम को बोलते हैं, राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पे आपको एक मेमोरी चार्ट दे रखा है जिसमें आप इसको याद भी कर सकते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। यहाँ पे रिसरेक्शन प्लांट का आप देख लीजिए, एक डेफिनेशन भी दे दी है आपको, जस्ट टू आइडेंटिफाई, और यू जस्ट बिलोंग टू रिसरेक्शन प्लांट डेफिनेशन, राइट। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Specialized cells are generally found in the plant leaves, which contains outgrowth of epidermal cells wall made up of calcium carbonate or silicon dioxide in a cellulose matrix. उसको क्या बोलते हैं, रेफाइट्स, सिस्टोलिथ, ड्रूसिस या लिथोसिस्ट। देखिए अगर इस क्वेश्चन को आपको समझना है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे स्पेशलाइज्ड आउटग्रोथ की बात हो रही है एपिडर्मल सेल वॉल की, और ऐसी चीज जो प्लांट सेल्स में मिलती है उनको हम बोलते हैं सिस्टोलिथ्स। ये कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिकॉन डाइऑक्साइड से बने हुए चीजें हैं जो एम्बेडेड होती हैं सेलुलोज मैट्रिक्स में। ऐसे जो स्ट्रक्चर्स हैं ये बनते हैं किसमें, लिथोसिस्ट में, जो एक तरह की सेल्स हैं जो कि सिस्टोलिथ को हाउस करती हैं या उसके अंदर सिस्टोलिथ पाए जाते हैं। यहां पर एक्चुअली सिस्टोलिथ का मतलब है एक मिनरलाइज्ड बॉडी। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर आपको एक मिनरल्स का असेंबलीज दिख रहा होगा, सिस्टोलिथ, राइट। बाकी के आंसर क्यों नहीं होंगे, तो अगर रेफाइड्स की बात करें तो ये निडल लाइक क्रिस्टल्स हैं, ठीक है, जो कि कैल्शियम ऑक्सिलेट से बनते हैं और वैक्यूल्स के अंदर मिलते हैं, पर ये एपिडर्मल आउटग्रोथ नहीं है। ड्रूसिस स्टार शेप के स्फेरिकल एग्रीगेट्स हैं, कैल्शियम ऑक्सिलेट के क्रिस्टल्स हैं जो कि सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। लिथोसिस्ट जो हैं वो स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जिनके अंदर सिस्टोलिथ होते हैं, बट वो खुद से मिनरल बॉडी नहीं है। तो इसका मतलब ऐसी सेल्स जिनके अंदर कुछ मिनरल्स मिले, ठीक है, वो हैं आपके सिस्टोलिथ, राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी।
Which of the following amino acid is basic in nature? एलानिन, लाइसिन, थ्रियोनिन या फिर मिथियोनिन? देखिए, एलानिन की अगर हम बात करें तो एलानिन एक सिंपल मिथाइल स्ट्रक्चर है साइड चेन में, जो कि नॉन पोलर या न्यूट्रल होता है। लाइसिन ऑन द अदर हैंड, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो एक एक्स्ट्रा अमाइनो ग्रुप होता है जो इसको बेसिक बनाता है हाई पीएच पे। तो हाई पीएच पे ये एक पॉजिटिवली चार्ज्ड अमाइनो एसिड है, जबकि थ्रियोनिन के अंदर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है जो कि पोलर है बट अनचार्ज्ड है, और मिथियोनिन के अंदर सल्फर होता है जो कि नॉन पोलर या न्यूट्रल है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। इसके अलावा कौन से और बेसिक अमीनो एसिड है, इसको याद करने के लिए आप याद कर सकते हैं HRK, हिस्टिडिन, आर्जिनिन एंड लाइसिन। आर्जिनिन जो है ये दुनिया का सबसे बेसिक अमीनो एसिड है, और सेकंड बेसिक कौन सा है? आपका लाइसिन, राइट। हिस्टिडिन ऑन द अदर हैंड, इसका जो पीके है वो अराउंड फिजियोलॉजिकल पीएच होता है, यानी कि जो फिजियोलॉजिकल पीएच पे ये प्रोटॉन दे भी सकता है और ले सकता है, इसीलिए बफरिंग करता है, राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। The example of facultative chem plant which carries on C3 metabolism under unstressed condition is Misum, Bryanthemum, Crystallinum, Apontia, Chrysanthemum या Amaranthus। देखिए, आप पहले तो ये समझिए C3 मेटाबॉलिज्म और कैम मेटाबॉलिज्म में फर्क क्या है। C3 मेटाबॉलिज्म नॉर्मल कंडीशन का या अनस्ट्रेस कंडीशन का मेटाबॉलिक पाथवे है, इसमें कार्बन फिक्सेशन तो बहुत अच्छा होता है पर वाटर लॉस बहुत ज्यादा होता है। कैम प्लांट ऑन द अदर हैंड या कैम मेटाबॉलिज्म स्ट्रेस कंडीशन का कॉन्सेप्ट है, यानी कि जहां पे वाटर लॉस आप करना पसंद नहीं कर सकते, तो ऐसे केस जहां पे जीरो फिटिक कंडीशन है, आपको वाटर कंजर्व करना है, तो उस केसेस में आपको क्या करना पड़ेगा? कैम मेटाबॉलिज्म में जाना पड़ेगा, जिसमें कि स्टोमेटा जो है वो रात में खुलता है और ऑक्सीजन, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ट्रैप करता है। तो जो कैम प्लांट्स हैं वो एक तरह का फोटोसिंथेटिक अडेप्टेशन है एरिड कंडीशन का। अब जो ऑब्लिगेट कैम प्लांट्स हैं वो इस पाथवे को हमेशा जिंदगी भर करेंगे, चाहे स्ट्रेस्ड हो चाहे अनस्ट्रेस्ड हो, यानी उनको वो डिजाइन ही इस तरीके से किए गए कि वो हाईली जीरोफिटिक है, वो अंडर स्ट्रेस कंडीशन ही रहेंगे और वो कभी भी कैम के अलावा कुछ और नहीं करेंगे। फैकल्टेटिव कैम प्लांट ऑन द अदर हैंड वो स्विच कर सकते हैं C3 फोटोसिंथेसिस या फिर कैम फोटोसिंथेसिस में, जैसा भी एनवायरमेंटल कंडीशन हो। अब अगर हम बात करें ऑप्शन ए की, जो कॉमन आइस प्लांट है, कौन सा? मिजम ब्रैंथिमम। ये एक क्लासिकल एग्जांपल है फैकल्टेटिव कैम प्लांट्स का। ये नॉर्मल C3 फोटोसिंथेसिस करता है अनस्ट्रेस कंडीशन में, जब वाटर बहुत ज्यादा होता है, पर स्विच कर जाएगा तुरंत कैम प्लांट में जब वाटर कम होगा। अपोन्शिया ये एक ऑब्लिगेट कैम है, यानी कि ये जिंदगी भर कैम करेगा, ये स्विच नहीं कर सकता, राइट। ये एक तरह का सकुलेंट है जो एरिड एनवायरनमेंट में रहता है और हमेशा कैम प्लांट को यूज करेगा टू कंजर्व वाटर। क्रिजेंथीमम जो है वो एक टिपिकल C3 प्लांट है, ये कभी कैम करेगा ही नहीं। और एमरैंथस जो है वो एक टिपिकल C4 प्लांट है, ये तो C3 भी नहीं है, जिसके अंदर आपको क्रेन्स एनाटॉमी मिलती है और ये भी कैम नहीं करेगा। तो पॉइंट क्या है कि अपोन्शिया तो केवल और केवल कैम करेगा, क्रिजेंथीमम ये C3 करेगा हमेशा, अमरंथस C4 करेगा, और ये जैसा भी कंडीशन होगी, कैम करना होगा तो कैम करेगा और अगर नॉर्मल कंडीशन है तो आपका C4 C3 करेगा, राइट। यानी कि ये स्विच कर सकता है दोनों कंडीशन में, इसीलिए इसे बोलेंगे हम फैकल्टेटिव कैम प्लांट, राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए। अरेंज द फॉलोइंग सबस्ट्रेट ऑफ ग्लाइकोलिसिस पाथवे in a chronological order of their occurrence in the pathway starting from glucose। ठीक है, ग्लूकोज से स्टार्ट करना है, तो एक काम करते हैं, साइकिल को ही लिख लेते हैं, साइकिल भी नहीं, एक डायरेक्शनल चेन है ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लूकोज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 1 6 बाइफॉस्फेट G3P 1 3 PPG PG 2 PG टैप पायरुवेट, यही होता है ना। अब इसमें देखो कौन कौन सा कहां मिलेगा। पायरुवेट मिल रहा है सबसे लास्ट में, ये राइट। उसके बाद हमें कितने दे रखे हैं? 4 दे रखे हैं ना, 4 में से इसको फोर्थ नंबर दे देते हैं। चलो, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है ये। ग्लूकोज और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट दे रखा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट दे रखा है, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को हम फर्स्ट दे देते हैं, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को आप सेकंड दे दीजिए, और आपका क्या बचा? एक 2 फॉस्फोग्लिसरेट, 2 फॉस्फोग्लिसरेट ये रहा। तो आपका क्या हो जाएगा? आपका फर्स्ट हो जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, यानी कि ये हो गया आपका फर्स्ट, ये हो गया आपका सेकंड, ये हो गया आपका थर्ड, ये हो गया आपका फोर्थ, करेक्ट है। तो यानी कि आपका क्या बनेगा? CACADB, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
आइडेंटिफाई द प्लांट्स फ्रॉम द फॉलोइंग विच डू नॉट एग्जिबिट क्रेन्स एनेटमी, इसमें से क्रेन्स एनेटमी किसके अंदर आपके नहीं मिलती है? एलो, जियामेस, अगावे या अपुंशिया। देखिए जो क्रेन्स एनेटमी है ये एक तरह का स्पेशलाइज्ड लीफ स्ट्रक्चर है जो कि C4 प्लांट में मिलता है, अभी हमने बात करी थी। और इसके अंदर आपको दो डिस्टिंक्ट टाइप की फोटोसिंथेटिक सेल्स मिलेगी, एक मिलेगी आपकी मीजोफिल सेल्स और दूसरी मिलेगी बंडल शीथ सेल्स। ये जो बंडल शीथ सेल्स है वो अरेंज होती है एक रेथ लाइक फ्रैक्शन में, जो आपका एक सर्कुलर फ्रैक्शन में। और जब ये फैशन जो है या पैटर्न जो वस्कुलर बंडल का है, इसी को हम क्रेन्स एनेटमी बोलते हैं। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जिसमें ये वाली एनेटमी नहीं होती, और जनरली ऐसी एनेटमी C3 प्लांट्स में नहीं होती, कैम प्लांट्स में भी इस तरह की एनेटमी नहीं होती, केवल C4 में मिलती है। तो हमें पता करना है कि इसमें से कैम प्लांट्स कौन से हैं या फिर C3 प्लांट्स कौन से हैं, C4 की बात नहीं करनी है। तो एलो की बात करें तो ये एक सकुलेंट प्लांट है जो कि कैम प्लांट है बेसिकली, तो इसके अंदर क्रेन्स एनेटमी नहीं होगी। फिर आते हैं जियामेज। जियामेज एक C4 प्लांट है, इसमें क्रेन्स एनेटमी होगी। अगावे की बात करें, अगावे भी एक सकुलेंट प्लांट है, ये भी एक कैम प्लांट है, तो इसके अंदर भी नहीं होगी। याद है ना, C3 और कैम में नहीं होगा, C4 में मिलेगा। और आपका अपुंशिया ये भी एक कैम प्लांट्स है और इसके अंदर भी आपकी क्रेन्स एनेटमी नहीं होगी, तो जियामेज में होगी, बाकी सभी में नहीं होगी। तो ACD के अंदर नहीं होगी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब हमें मैच लिस्ट और लिस्ट 2 के आइटम को मैच करना है। लिस्ट 1 में जो है मिनरल्स दे रखे हैं और उनसे क्या डेफिशिएंसी हो जाती है उसके बारे में हमें बात करनी है। शुरू करते हैं। कैल्शियम, जो कैल्शियम है वो एसेंशियल होता है सेल वॉल बनाने के लिए और मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी के लिए, और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो डेथ होनी शुरू हो जाती है एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स की, और उसकी वजह से क्या होता है, नेक्रोसिस हो जाती है यंग मेरिस्मेटिक रीजन्स की, जैसे फॉर एग्जांपल रूट टिप्स या यंग लीव्स। तो कैल्शियम का क्या होगा, नेक्रोसिस ऑफ यंग मेरिस्मेटिक टिश्यूज। ए का 3, ए का 3 किस में है, ऑप्शन डी में, तो आंसर तो ऑप्शन डी होगा। आगे का देख लेते हैं। जो जिंक है उसकी डेफिशिएंसी से इंटरनोड जो इलोंगेशन है वो रिड्यूस हो जाता है और इसकी वजह से रोजेट अपीयरेंस होता है, यानी कि जिंक की वजह से रोजेट काइंड ऑफ कंडीशंस दिखने लग जाती है, तो बी का हो गया 4th। मैग्नीज की जहां तक बात है तो मैग्नीज की डेफिशिएंसी से क्लोरोसिस हो जाता है, ठीक है, और इसकी वजह से इंट्रावेनाइल क्लोरोसिस जो होता है, जो स्मॉल नेक्रोटिक स्पॉट्स पे होता है, उसकी कंडीशन जो है एक बार को बन जाती है, तो सी का हो गया क्या 1। जहां तक निकिल की बात है तो निकिल जो है उसकी वजह से क्या होता है, ये एक यूरियज एंजाइम का जो है एक एक्टिव साइट पे मिलने वाले दो, एक यूरियज एंजाइम में एक एक्टिव साइट पे दो निकिल मिलते हैं, ठीक है, और यूरियस जो है वो क्या कंडीशन में है, वो जरूरी है किसके लिए, यूरिया को डिग्रेड करने के लिए। तो यूरियस नहीं होगा तो यूरिया जो है वो बिल्डअप करना शुरू कर देगा किसमें, लीव्स में। तो यानी कि निकिल अगर नहीं होगा तो यूरियस नहीं होगा, यूरियस नहीं होगा तो आपका यूरिया जो है वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा किसमें, टिश्यूज में। तो यानी कि आपका मैग्नीज जो है सी का हो जाएगा 1 और डी का हो जाएगा 2nd। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। What is the correct general scheme of the fungal succession on a herbivore dung? Okay, क्या वो बेसिडियोमाइसिटिस है, डिस्कोमाइसिटिस है, फाइकोमाइसिटिस है या पायरिनोमाइसिटिस है? इसमें हमें बताना है कि क्या किस कंडीशन में या किस स्कीम के थ्रू फंगल सक्सेशन होता है, कैसे कैसे फंगस आती है। तो जो सक्सेशन है कॉप्रोफाइलस फंगस का, यानी कि जो डंग पे रहती हैं, वो क्या है, पहले स्टेज में कौन आएगी, फाइकोमाइसिटिस। इनको हम जाइगोमाइसिटिस भी बोलते हैं। ये पायोनियर होती हैं जैसे म्यूकर या पाइलोबोलस, और ये बहुत जल्दी ग्रो करती हैं, ठीक है, और जो सिंपल सॉल्युबल शुगर्स हैं ना डंग में या कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उनको ये यूटिलाइज करना शुरू कर देती हैं। तो पहले कुछ दिनों में डंग पे सबसे पहले कौन आ जाएगी, आपकी फाइकोमाइसिटिस, यानी कि ये सबसे पहले आ जाएगी। तो ऑब्वियसली बात है सी से स्टार्ट करना है, तो ऑप्शन तो आंसर हो गया डी। चलो आगे देखते हैं। सेकेंड स्टेज पे आती है एस्कोमाइसिटिस, ठीक है। एस्कोमाइसिटिस का जहां तक बात है, जैसे ही सैंपल्स जो सिंपल शुगर खत्म होती हैं तो एस्कोमाइसिटिस दिखना शुरू हो जाती है। इनके अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं जैसे सेलुलोज जो ब्रेक डाउन करते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को, जैसे सेलुलोज को, और इन एस्कोमाइसिटिस के अंदर जो ग्रुप्स आ जाते हैं वो आ जाते हैं डिस्कोमाइसिटिस,
जिसमें आपकी कप फंजाइज आ गई लाइक एस्कोबोलस, या फिर पायरेनोमाइसिटीज जिनमें फ्लास्क फंजाई आ गई जैसे सॉर्डेरिया। और ये जो हैं ये टिपिकली अपीयर होते हैं जब फाइकोमाइसिटीज चला जाता है या फाइकोमाइसिटीज के बाद। तो बेसिकली ऑर्डर क्या हो गया आपका, पहले फाइकोमाइसिटीज, उसके बाद डिस्कोमाइसिटीज और उसके बाद आपके पायरियोमाइसिटीज। ठीक है, जो लास्ट में है वो है आपके बेसिडियोमाइसिटीज जो कि फाइनल कॉलोनाइजर्स हैं। ये काफी दिनों बाद, कुछ हफ्तों बाद आते हैं। और इनमें फंजाई कौन सी आती है, कॉप्रिनस जो मशरूम है एक तरह का, और इनके अंदर पावरफुल एंजाइम्स होते हैं लाइक लिग्निनेज जो लिग्निन को डिकम्पोज करते हैं। ठीक है, जो डंग में मिलते हैं, या तो लिग्निन को करेंगे या कॉम्प्लेक्स सेलुलोज को। तो इसका मतलब जो ऑर्डर है वो क्या होगा आपका, फाइकोमाइसिटीज, डिस्कोमाइसिटीज, पायरेनोमाइसिटीज या फिर लास्ट में बेसिडियोमाइसिटीज। तो ऑर्डर हो गया ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैक्रोफाइट, स्पायरोगैरा, डाइटम्स, एजोला या यूडोरिना। देखिए जो मैक्रोफाइट्स हैं ये वो एक्वेटिक प्लांट है जो इतने बड़े हैं कि आप उन्हें नेकेड आई से भी देख सकें। बट यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, क्या, कि ये जो प्लांट्स हैं ये एक्वेटिक वस्कुलर प्लांट्स होने चाहिए, जैसे कि फर्न्स या फ्लावरिंग प्लांट्स, या फिर मैक्रो एल्गी हो सकते हैं, पर बेसिकली वस्कुलर प्लांट अगर हो दैट विल बी द बेटर आंसर। ठीक है, इसमें माइक्रोस्कोपिक एल्गी यानी कि फाइटोप्लैंक्टन नहीं होते। अब जहां तक इस क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखें तो जो स्पायरोगायरा है वो फिलामेंटस ग्रीन एल्गी है। अगर इसके बहुत सारे फिलामेंट्स होंगे तो वो एक बड़ा विजिबल मैट बना सकते हैं, मैक्रो एल्गी बना सकते हैं, पर ये एक नॉन वस्कुलर ऑर्गेनिज्म है, याद रखिएगा। यानी स्पायरोगैरा तभी आंसर आपका बनेगा मैक्रोफाइट का जबकि कोई वस्कुलर प्लांट ना आए इस क्वेश्चन में। अगर एक से ज्यादा आंसर होते तो वी कैन गो फॉर स्पायरोगैरा एज वेल। डाइटम यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक एल्गी है, जिसका मतलब ये एक फाइटोप्लैंक्टन है और वो मैक्रोफाइट्स में आएगा नहीं। एजोला जो है वो स्मॉल फ्री फ्लोटिंग एक्वेटिक फर्न्स है, यानी वस्कुलर प्लांट है, टेरिडोफाइट है, तो इसीलिए ये मैक्रोफाइट्स में आ जाएगा। तो ऑप्शन सी तो हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। यूडोरेना जो है वो एक कॉलोनियल ग्रीन मोटाइल एल्गी है, यानी कि ये कैसी है, ये भी एक तरह से फाइटोप्लैंक्टन है। तो जो चॉइसेस दे रखी हैं उसमें एजोला एक वस्कुलर प्लांट होने की वजह से, एक्वेटिक फर्न होने की वजह से, ये क्लियर कट या फिर आप कह सकते हैं मोस्ट डेफिनेट एग्जांपल है मैक्रोफाइट्स का। स्पायरो वगैरह दिख सकता है पर वो वस्कुलर प्लांट नहीं है, तो फर्स्ट चॉइस हमारी वस्कुलर प्लांट होगी ऐसे क्वेश्चंस में। तो आंसर हो गया ऑप्शन सी। द कॉमन इंटरसेलुलर पैरासिटिक एल्गी अमंग द फॉलोइंग इज क्लेडोफोरा, क्लेमाइडोमोनास या सिफेलियस या फिर प्रोटोडर्मा। तो इस क्वेश्चन में हमें वो जीनस ऑफ एल्गी पूछी गई है जो कि पैरासिटिक हो और बिटवीन द सेल्स यानी इंटरसेलुलरली ग्रो हो किसी भी होस्ट प्लांट के अंदर। तो अगर हम बात करें तो क्लेडोफोरा जो है वो एक फिलामेंटस ग्रीन एल्गी है जो कि फ्री लिविंग होती है फ्रेश वाटर या मराइन एनवायरनमेंट में, पैरासिटिक नहीं होती, तो क्लेडोफोरा तो होगा नहीं। जहां तक क्लेमाइडोमोनास की बात है, ये एक यूनिसेलर मोटाइल ग्रीन एल्गी है, अगेन फ्री लिविंग है, जो सॉइल या फ्री फ्रेश वाटर में मिलती है, ये भी पैरासिटिक नहीं है। थर्ड की बात करें तो ये एक वेल नोन जीनस है पैरासिटिक ग्रीन एल्गी का। स्पीशीज इसके अंदर जैसे कि सिफेलियरस, वो ग्रो करती है लीव्स ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट में, टी पे, कॉफी पे, मैंगो पे, इन पे ग्रो करती है, और इनकी वजह से रेड रस्ट होती है, एक डिजीज होती है रेड रस्ट। ठीक है, एल्गल जो फिलामेंट्स हैं इसके वो ग्रो करते हैं सबक्यूटिकुलर या फिर बिटवीन द सेल्स ऑफ द होस्ट लीफ। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सिफेलोरियस या फिर ऑप्शन सी। जहां तक बात है प्रोटोडर्मा की, ये भी एक ग्रीन एल्गी है जो कि ग्रो करती है क्रस्ट पे, वेरियस सबस्ट्रेट जैसे रॉक या किसी प्लांट्स पे, बट ये पैरासिटिक नहीं है। तो गिवन ऑप्शंस में जो आपके सिफेलियस है वो आपका आंसर होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। द रिक्वायरमेंट ऑफ सनलाइट फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड इज नोन एज फोटोट्रोपिज्म, फोटोब्लास्टी, फोटोनेस्टी या निक्सेनेस्टी। देखो जो फोटोब्लास्टी है वो रेफर करता है रिक्वायरमेंट और रेस्पॉन्स ऑफ द सीड टू द लाइट फॉर जर्मिनेशन। दो तरीके का हो सकता है, पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक या नेगेटिव फोटोब्लास्टिक। पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक का मतलब हो गया जब सीड स्टिमुलेट हो जर्मिनेशन के लिए लाइट के द्वारा, तो उसे बोलेंगे पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक, जैसे लेट्यूस या टोबैको। नेगेटिव फोटोब्लास्टिक मतलब जर्मिनेट बेटर करेंगे डार्कनेस में, यानी कि जिनकी जर्मिनेशन इनहिबिट होती है लाइट की प्रेजेंस में, उनको कहेंगे नेगेटिव फोटोब्लास्टिक। यानी कि जब भी कोई सीड लाइट को रेस्पॉन्ड करे, चाहे वो जर्मिनेशन करे या ना करे, उसको हम फोटोब्लास्टी बोलेंगे। ठीक है, दूसरे जो टर्म्स हैं उनके क्या मतलब है, फोटोट्रोपिज्म,
ये एक तरह की डायरेक्शनल ग्रोथ है प्लांट पार्ट की टुवर्ड्स या तो उसके पास जाना या उससे दूर जाना लाइट स्टिमुलस से। जैसे कि आपका अगर कोई प्लांट का स्टेम है वो लाइट सोर्स के पास जा रहा है तो उसको हम बोलेंगे क्या, फोटोट्रॉपिज्म। याद रखना यहां पर ग्रोथ हो रही है, जर्मिनेशन नहीं हो रहा। अगर जर्मिनेशन होता तो फोटोब्लास्टी हो जाता। दूसरा आंसर है सी, फोटोनेस्टी। ये एक नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है, नेस्टिक मूवमेंट है। रेस्पॉन्स किसके लिए? लाइट इंटेंसिटी के लिए। यहां पर सीड जर्मिनेशन नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ सम फ्लावर जो कि डे और नाइट में होते हैं, तो ये क्या है? फोटोनेस्टी है, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट। जर्मिनेशन की बात नहीं हो रही। जहां पे निक नेस्टी होता है, ये एक नेस्टिक मूवमेंट है जो कि आपकी डे एंड नाइट साइकिल को कंट्रोल करता है, यानी स्लीप मूवमेंट्स। जैसे कि हमारा जो लेग्यूमिनस प्लांट्स है वो रात में क्या हो जाती है, उनकी लीफ सिकुड़ जाती है, तो इसको बोलेंगे निक्सेनेस्टी। ठीक है, तो जो फोटोब्लास्टी है उसमें सीड जर्मिनेशन की बात हो रही है। बाकी के आपके फोटोट्रोपिज्म या फोटोनेस्टी में आपकी लाइट सेंसिटिविटी तो है बट सीड जर्मिनेशन की बात नहीं है। तो यहां पे ऑप्शन हो गया बी। अमंग द फॉलोइंग इकोसिस्टम, इसमें से किसके अंदर नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है वो सबसे कम होती है? इस क्वेश्चन के लिए हमने डिटेल में आंसर देखा है। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती क्या है? ये वो रेट है जिससे प्लांट्स या फिर प्राइमरी प्रोड्यूसर जो है वो एनर्जी को स्टोर करते हैं और अपने रेस्पिरेशन के बाद जो भी एनर्जी इन्होंने अपनी क्या करी है, सर्व की है या सेव की है, मान लीजिए ये सनलाइट है, अब इस सनलाइट से कितनी एनर्जी को इन्होंने स्टोर किया है उसको हम बोलेंगे ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब इसमें से प्लांट ने कितनी अपने लिए यूज कर ली रेस्पिरेशन के दौरान, वो हो गई आर। और उसके बाद उसने कितनी छोड़ दी आपके कंज्यूमर के लिए। मान लीजिए कोई प्लांट में जो लीफ है उसने कुछ अमाउंट ऑफ फूड बनाया, अब उसमें से कुछ फूड को उसने अपने लिए यूज कर लिया, बाकी जो भी रिमेनिंग है जिसको हम कंज्यूम कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब ये किसकी सबसे कम है? तो अगर हम सवाना की बात करें तो सवाना की मॉडरेट एनपीपी होती है। क्यों? क्योंकि ग्रासेस और स्कैटर्ड ट्री होते हैं। एग्रीकल्चर लैंड की हाई होती है, जबकि एस्चुरीज की बहुत हाई होती है। ओपन ओशियन की सबसे कम होती है पर यूनिट एरिया। एरिया बहुत ज्यादा है बट जो एरिया है ओशियन का वो न्यूट्रिएंट पुअर है। ठीक है, तो इसीलिए जो एनपीपी का ट्रेंड है वो एस्चुरी का सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद एग्रीकल्चर लैंड का होगा, उसके बाद सवाना का होगा, सबसे कम होगा ओपन ओशियन का। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जीरोफिटिक प्लांट्स? देखिए जीरोफिटिक अडेप्टेशन होते क्या हैं और क्यों होते हैं? बेसिकली उनका एम क्या है? दे वांटेड टू स्टोर द वाटर, रिड्यूस वाटर लॉस करना चाहते हैं, और उसके लिए उनके अंदर क्या क्या जो फीचर्स हैं वो अडेप्टेड होंगे और क्या नहीं होंगे। तो क्वेश्चन में पूछा गया क्या नहीं होगा, नॉट राइट। तो अगर हम इसको देखें तो लैक एरनकाइमा, एरनकाइमा किस लिए होते हैं? बयोंसी के लिए। तो एरनकाइमा एक टिपिकल है हाइड्रोफाइट्स के लिए, जीरोफाइट्स के लिए नहीं होते, तो उनमें आपके एरनकाइमा नहीं होते। तो ये तो स्टेटमेंट जो है ये फीचर है, उनके अंदर एरनकाइमा नहीं होते जीरोफिटिक में। जो क्लोरोफिल है मोस्टली इन स्टेम्स एंड लीफ, तो जो जीरोफिटिक प्लांट्स हैं उनमें मोस्टली के अंदर जो लीव्स हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं स्पाइन्स पे। अपोन्चिया में जो होते हैं नागफनी में वो स्पाइन्स बन गई ना, वाइल स्टेम्स जो है वो फोटोसिंथेटिक पार्ट है। तो जो क्लोरोफिल है वो मोस्टली स्टेम्स या लीव्स में चला गया। ये तो स्टेटमेंट ठीक है। जहां तक पेलिसेड की बात है वो दोनों साइड ऑफ द लीफ होता है, ये भी स्टेटमेंट ठीक है। क्योंकि जो जीरोफिटिक प्लांट्स हैं या जीरोफिटिक प्लांट्स की जो लीव्स हैं वो आइसोबायलेटरल होते हैं, यानी कि पेलिसेड जो टिश्यू है वो दोनों तरफ होगा जिससे कि आप मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कर सकें। तो दैट मींस सी इज आल्सो करेक्ट। थिन वॉल्ड एपिडर्मल सेल नहीं, दैट हैज टू बी थिक वॉल्ड सो दैट वी कैन रिड्यूस द ट्रांसपिरेशन। अगर थिन होगा तो ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा एंड दिस इज व्हाट प्रिसाइजली वी डोंट वांट। वी डू नॉट वांट टू लूज द वाटर। तो इस केस में आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। एकोनाइट इज अ ड्रग फॉर नेजल प्रॉब्लम्स एंड सोर थ्रोट, और ये ट्यूबरस रूट्स के किस प्लांट से निकाली जाती है? इज इट ओसिमम सैंक्टम, एकोनाइटम फेरोक्स, या फिर विथेनिया सोमनीफेरा या एजाडियाटिका इंडिका? देखो एकोनाइट है वो एक तरह की मेडिसिनल ड्रग है जो कि ट्यूबरस रूट्स ऑफ एकोनाइटम फेरोक्स से निकाली जाती है, जैसा कि आपको देखने से भी पता चल रहा है, एकोनाइटम इसमें दे ही रखा है। ये जो प्लांट है ये एक रेननकुलेसी फैमिली को बिलोंग करता है और इसके अंदर स्पेशली कुछ इसकी जो रूट्स हैं उसके अंदर देयर इज अ स्पेशल पोटेंट एल्कलॉइड्स होते हैं
जिनको हम बोलते हैं स्यूडो एकोनाइटिन। दीज आर हाईली टॉक्सिक, बट इनमें से थोड़ी क्वांटिटी में प्रोसेस करके इनको हम नेजल कंजेशन या सोर थ्रोट के लिए यूज करते थे। बाकी के ऑप्शंस को अगर हम देखें तो जो ऑसिमम सैंक्टम है, तुलसी, दिस इज बीइंग यूज्ड फॉर कफ एंड कोल्ड, बट दिस इज नॉट द सोर्स ऑफ एकोनाइट। विथेनिया सोमिनिफेरा, अश्वगंधा या इंडियन जिंसिंग, इसको हम टॉनिक की तरह यूज करते हैं, बट ये भी एकोनाइट का जो है सोर्स नहीं है। एजार्डेटिका इंडिका, नीम, एंटीमाइक्रोबियल और स्किन ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है, बट दैट इज ऑल्सो डू नॉट हैव एकोनाइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा एकोनाइटम फेरोक्स, दैट मींस ऑप्शन बी। बाकी के भी कई प्लांट्स जिनसे कुछ ना कुछ हमें ट्रेडिशनल वैल्यूज की कुछ मेडिसिन निकाली जाती हैं, उसके बारे में दे रखा है, और उनसे कौन से पार्ट्स यूज होते हैं या किस चीज के लिए यूज होते हैं, वो इस टेबल से आप एक बार को यूज कर सकते हैं। दिस विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू, प्लीज गो थ्रू विद इट। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। If the number of chromosome in the egg cell of a plant is 8, what would be the number of the chromosome in its endosperm? बहुत आसान है। अगर एग के अंदर 8 है, यानी n की वैल्यू क्या है, 8 है, और एंडोस्पर्म कैसा होता है, 3n, तो यानी कि उसके अंदर कितने क्रोमोसोम होंगे, 24। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 24। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Which of the following mutation is most likely to contribute to the development of cancer? Loss of function mutation in tumor suppressor genes, gain of function in a DNA repair enzyme, silent mutation in a proto-oncogenes, or deletion of non-coding intronic region of a tumor suppressor gene. कैंसर जो है वो एक डिजीज है अनकंट्रोल्ड सेल प्रोलिफरेशन की, जो कि होता क्यों है, म्यूटेशन होता है कुछ जीन्स में जो कि सेल साइकिल को रेगुलेट करती हैं। दो तरीके की जनरली ये जीन्स होती हैं, प्रोटो-ऑन्कोजीन्स एंड ट्यूमर सप्रेसर जीन्स। जो ट्यूमर सप्रेसर जीन जैसे P53 या RB, ये जनरली सेल डिवीजन को रोकती हैं या डीएनए को रिपेयर करती हैं। अगर इनमें कुछ चीज हो जाए, कोई इनका फंक्शन चला जाए, लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो जाए, तो जो सेल साइकिल पे जो ब्रेक लगा रखी है वो चली जाएगी, और उसकी वजह से जो सेल साइकिल है या सेल डिवीजन है वो अनकंट्रोल्ड हो जाएगा। दैट इज प्रिसाइजली इज द कैंसर। दैट मीन्स अगर हम इसमें बात करें तो कौन से म्यूटेशन जो है वो डेवलपमेंट करते हैं कैंसर को, तो कैंसर जो है अनकंट्रोल्ड सेल्स का जो डिवीजन है, और वो होता है किस वजह से, जब आपका देयर इज अ लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन इन ट्यूमर सप्रेसर जीन। ठीक है, जो ऑन्कोजीन है वो गेन करती हैं फंक्शन, तब उनमें कैंसर होता है। जो ट्यूमर सप्रेसर जीन्स हैं जब वो लॉस करती हैं फंक्शन को, तब कैंसर होता है। तो बेसिकली लॉस ऑफ फंक्शंस म्यूटेशन इन अ ट्यूमर सप्रेसर जीन, वो जो है वो जो सेल डिवीजन पे जो हमने ब्रेक लगा रखा है उसको हटने से कैंसर प्रमोट होता है। जो गेन ऑफ फंक्शन है डीएनए रिपेयर में, एंजाइम्स में, वो इंप्रूव करता है डीएनए रिपेयर को, तो इसीलिए वो म्यूटेशन को रिड्यूस करेगा, ना कि म्यूटेशन को हाई करेगा। और जहां तक सी ऑप्शन की बात है, साइलेंट म्यूटेशन इन प्रोटोऑन्कोजीन्स, तो इसके अंदर अमाइनो एसिड जो है, साइलेंट म्यूटेशन है ना, तो अमाइनो एसिड का तो जो वर्जन है वो तो चेंज नहीं हुआ, अमाइनो एसिड तो सेम रहा, साइलेंट म्यूटेशन था, तो जनरली इसके कोई इफेक्ट होते नहीं है। राइट, यहां तक ऑप्शन डी की बात है, डिलीशन ऑफ नॉन कोडिंग इंट्रॉनिक रीजन, तो इस केस के अंदर बहुत ही कम इफेक्ट होते हैं, मिनिमल इफेक्ट होते हैं, जब तक के अनलेस अनटिल कोई रेगुलेटरी सीक्वेंस को अफेक्ट ना कर दिया जाए। तो इसका मतलब जब भी देयर इज अ लॉस ऑफ म्यूटेशन इन अ ट्यूमर सप्रेसर जीन, तो वो एक्चुअली क्या करेगा, कैंसर को डेवलप कराएगा। गेन ऑफ फंक्शन डीएनए रिपेयर, वो तो एक्चुअली बेटर करेगा। साइलेंट म्यूटेशन में कोई अमाइनो एसिड चेंज नहीं हुआ, तो इसका मतलब उसके भी इफेक्ट कम से कम होंगे, और जो डी है उसमें भी इफेक्ट जो है वो मिनिमम होंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन आपका ए, दैट मींस ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। What is the correct sequence of transmembrane multiprotein complex of the electron transport chain during respiration? सक्सिनेट डिहाइड्रोजन, NADH डिहाइड्रोजनेस, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, या फिर साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जो डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस हैं, कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4, उनके बारे में बात की गई है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका जो NADH डिहाइड्रोजनेस है वो होता है कौन सा, वो होता है कॉम्प्लेक्स 1, तो ये हो गया आपका NADH डिहाइड्रोजनेस। ये होता है आपका सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस। राइट, जो थर्ड होता है आपका वो होता है साइटोक्रोम BC1, ठीक है, जो कि कॉम्प्लेक्स होता है 3।
कॉम्प्लेक्स 3 जो है वो किससे लेता है इलेक्ट्रॉन? आपके कोएंजाइम Q से, ये वाले से, ठीक है। और अल्टीमेटली आपको अगर आप ध्यान से देखें तो जो है आपका साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज जो है वो होता है आपका कॉम्प्लेक्स 4। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसे होगा? फर्स्ट आएगा NADH, उसके बाद सक्सिनेट, उसके बाद आपका BC1 और उसके बाद आपका साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, यानी कि BADC यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यहां पर आपको जो अभी हमने बताए जो कॉम्प्लेक्स किसको बिलोंग करता है वो उसके बारे में दे रखा है। तो BADC जो होगा उस सीक्वेंस में इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे अप टू द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, और इससे जो प्रोटॉन मोटिव फोर्स बनेगा इस साइड पे, यहाँ पे बहुत सारे प्रोटॉन्स ऐड हो जाएंगे, राइट। और जब वो प्रोटॉन मोटिव फोर्स जाएगा तो यहाँ पर एटीपी सिंथेस एटीपी बनाएगा, राइट। तो एडीपी से एटीपी बनेगा। सो दिस इज प्रिसाइजली इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, यहां से यहां तक, और यहां पे होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, राइट। एंड दिस इज द प्रिसाइजली कपलिंग, राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। Which nitrogen fixing symbiont is associated with sugarcane as a host plant? Frankia, Acetobacter, Anabaina या Nostoc? देखिए इस क्वेश्चन के अंदर वी हैव टू आइडेंटिफाई अ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो कि शुगर केन के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है, यानी माइक्रोज जो है जिसके बारे में हमें पता करना है वो प्लांट टिश्यू के अंदर रहेगा बिना उसको बीमारी पहुंचाए। इस तरह के रिलेशनशिप को कहते हैं हम एंडोफाइटिक रिलेशनशिप। अब एक एक करके हम बाकी के जो आंसर्स हैं उनको एक बार स्टडी करते हैं जो भी ऑप्शंस हमें दिए गए हैं। जो फ्रैंकिया है वो एक्टिनोराइजल प्लांट्स का सिम्बायोंट है, यानी एलनस नॉन लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं ना उनका। जहां तक एनाबेना की बात है वो सिम्बायोसिस में रहता है एजोला या साइकस के। नॉस्टॉक जो है वो एंथेरोसोरस साइकस या लाइकन्स के। जबकि एसिटोबैक्टर जो है वो एक स्पेसिफिक स्पीशीज जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोनो एसिटोबैक्टर, ठीक है। पूरा नाम अगर हम बात करें ग्लूकोनो एसिटोबैक्टर डायजोट्रोफिकस, जिसको हम पहले एसिटोबैक्टर भी बोलते थे। ये एक एंडोफिटिक बैक्टीरियम है जो कि किसमें रहता है? टिश्यूज ऑफ शुगर केन। और ये काफी नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लेके, और प्लांट्स की जो नाइट्रोजन नीड्स है उनको सर्व करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। Cytokinin treatment extend the lifespan of detached xanthium leaves by delaying chlorophyll and protein degradation. इस एक्सपेरिमेंट को क्या कहते हैं? रिचमंड लैंग इफेक्ट, निक्टिनेस्टिक इफेक्ट, एपिनेस्टी या डिपोट इफेक्ट? इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो फिनोमेना क्या कहलाता है जिसके अंदर अगर हम प्लांट हार्मोन साइटोकाइनिन का थोड़ा सा स्प्रे करें तो जो सीनेसेंस है वो या एजिंग जो है वो डिले हो जाए। तो डिलेड सीनेसेंस जो है उसको हम बोलते हैं क्या? रिचमंड लैंग इफेक्ट, अगर साइटोकाइनिन यूज किए जाए। तो रिचमंड लैंग इफेक्ट एक तरह के स्पेसिफिक टर्म्स है जो यूज करती है टू डिस्क्राइब द डिले ऑफ सीनेसेंस बाय द लीफ बाय यूजिंग द एप्लीकेशन ऑफ साइटोकाइनिन। और इसके दौरान जो साइंटिस्ट थे रिचमंड एंड लैंग, उन्होंने फर्स्ट टाइम they have observed that the cytokinin would keep detached leaves green for a longer period, यानी कि अगर हम साइटोकाइनिन उन पे स्प्रे करें तो जो लीव्स है जिनको हमने डिटैच कर दिया है मेन प्लांट बॉडी से, दे स्टिल रिमेन ग्रीन फॉर अ लॉन्गर टाइम, क्योंकि जो डिग्रेडेशन है क्लोरोफिल का वो इनहिबिट होता है, राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके गाइस, इसी के साथ हम खत्म करते हैं इस वीडियो को। देखिए हम आपके साथ आपके लिए हमेशा खड़े रहेंगे। प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, फ्री है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और हिट द बेल आइकन, कमेंट करिए भर भर के। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।